एपिसोड 21 टू 30। अध्याय 21। रोजमेरी ने अपना फोन अपने कान के पास रखा और दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति की गहरी मोहक आवाज सुनी। मेरे दादाजी थोड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। रोजमेरी असमंजस में थी। फिलिप तो कल तक ठीक ठाक लग रहा था। क्या गलत हो सकता था? तुम इस समय कहाँ हो? रोमियो की आवाज सेलो की तरह धीमी और मोहक थी। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तो क्या आप उपनगरों में स्थित होली क्रॉस चर्च जा सकते हैं? होली क्रॉस चर्च हवेली से ज्यादा दूर नहीं था और अगर रोजमेरी शॉर्टकट लेती तो वह कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच सकती थी। रोमियो चौंक गया। क्या आप उपनगरों में रहते हैं? हम। होली क्रॉस चर्च 80 के दशक की एक पुरानी इमारत थी जहां खरपतवारों से भरी होने के कारण कोई श्रद्धालु नहीं आता था। भला उस जैसी लड़की वहां क्या कर रही होगी? फोन रखने के बाद रोजमेरी ने केली से कहा, मुझे होली क्रॉस चर्च जाना है, मुझे कुछ काम निपटाना है। ठीक है। केली जानती थी कि रोजमेरी के पास बहुत काम है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। मैं तुम्हारा सामान बाद में भेज दूंगी। शूटिंग के बाद पूरा काम निपटाना था और समय की कमी के कारण रोजमेरी ने बस सिर हिला दिया। ठीक है। होली क्रॉस चर्च के प्रवेश द्वार पर रोमियो के मन में ख्याल आया, क्या मिस रोजमेरी यहाँ फोटोशूट के लिए आए हैं? वह बेहद खूबसूरत हैं और अगर वह फोटोशूट के लिए नहीं आए हैं तो ये बहुत दुख की बात होगी। चुप रहते हुए रोमियो ने अपनी निगाहें दूर तक टिका दी, किसी आकृति के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हुए। अचानक काल ने कहा, ये तो मिस रोजमेरी हैं। मुझे पता था, वो जरूर किसी फोटोशूट के लिए आई होंगी। सफेद पोशाक में सजी रोजमेरी डूबते सूरज की पृष्ठभूमि में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी, जिससे चर्च एक सुरम्य दृश्य में तब्दील हो गया था। उसकी लहराती पोशाक और लहराते बाल उसे किसी चित्रकला से निकली परी की तरह प्रतीत करा रहे थे। काल उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। कुछ देर बाद वह कार से बाहर निकला और विनम्रतापूर्वक उसके लिए दरवाजा खोलते हुए बोला, मिस रोजमेरी कृपया अंदर आइए। चमकती आंखों और एक तेजस्वी आभा के साथ रोजमेरी ने पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति पर एक संक्षिप्त नजर डाली और बिना किसी दिखावे के उसके बगल में बैठ गई। फिलिप कैसा है? उसने पूछा। रोमियो, जो अभी भी रोजमेरी की उपस्थिति से मंत्रमुग्ध था, ने उत्तर दिया, उसने किसी के द्वारा लाया गया सूप पिया था और अब उसकी सर्जरी हो रही है। क्या ये किसी परिचित व्यक्ति का बनाया हुआ सूप था? हाँ। रोजमेरी को कल फिलिप की हालत याद आ गई। अगर वह सूप भी पी लेता तो भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो सूप में कुछ गड़बड़ जरूर है। मिस रोजमेरी, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी उम्र कितनी है? काल ने रियरव्यू मिरर में देखा और पूछा, आप अभी भी स्कूल में पढ़ रही हैं, है ना? वह एक छोटी बच्ची जैसी दिखती थी। मैं 18 साल की हूँ। रोजमेरी का लहजा सहज लग रहा था। मैंने अभी अभी अपनी विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाएं समाप्त की हैं। 18? वह अभी बहुत छोटी थी। काल ने हैरानी से कहा, तुम सिर्फ 18 साल के हो और अभी से इतने कुशल डॉक्टर बन गए हो। क्या तुम्हारे पूर्वज भी चिकित्सा का अभ्यास करते थे? नहीं। तो आप? काल अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया था कि अचानक कार में जोर का झटका लगा। रोजमेरी का संतुलन बिगड़ गया और वह रोमियो की ओर गिर पड़ी। रोमियो ने सहज प्रवृत्ति से उसे पकड़ लिया। आज रोजमेरी ने बिना आस्तीन की पोशाक पहनी थी और रोमियो के हाथ उसके कंधे पर पड़ने से वह थोड़ी शर्मा गई। जब रोमियो ने लड़की की कोमल नाजुक त्वचा को छुआ तो उसके चेहरे के भाव थोड़े अस्वाभाविक थे। उस लड़की की मनमोहक खुशबू उसकी नाक में भर गई। यह एक सुखद सुगंध थी। मुझे माफ कीजिए श्रीमान मैक्मिलियन, श्रीमती रोजमेरी, मैं। इससे पहले कि काल कुछ समझा पाता, कार में कुछ और झटके लगे। वह मिस रोजमेरी से बात कर रहा था और उसे सड़क पर आने वाले गड्ढों का पता ही नहीं चला। जैसे ही कार में जोरदार झटका लगा, रोमियो ने लड़की को अपनी बाहों में सुरक्षात्मक ढंग से पकड़ लिया और काल को चेतावनी दी, सड़क पर नजर रखो। रोजमेरी ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और उसके सुंदर चेहरे को देखा। उसके भीतर कहीं गहरी भावना जागृत हुई। जब गाड़ी सुचारू रूप से चलने लगी तो रोमियो ने आखिरकार उसका हाथ छोड़ा और कहा, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं। रोजमेरी ने नजरें फेर ली। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। रोमियो जब पहली बार रोजमेरी से मिला था तब वह अलग थलग और घमंडी लग रही थी, लेकिन अब वह एक शर्मीली छोटी लड़की जैसी लग रही थी, जो उसे दिलचस्प लगी। काल को लगा कि रोमियो शायद गुस्सा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काल ने ऊपर देखा और पिछली सीट पर मौजूद सूक्ष्म वातावरण को महसूस किया। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। गाड़ी चलाने पर ध्यान दो, रोमियो ने उसकी निगाहों को भांपते हुए थोड़ा सख्त लहजे में कहा। पहले जो भी महिला रोमियो के करीब आने की हिम्मत करती, उसे निस्संदेह ठुकरा दिया जाता था,
या फिर गाड़ी से बाहर फेंक दिया जाता था। लेकिन अब रोमियो ने उस महिला को भगाया नहीं, बल्कि उसने उबड़-खाबड़ रास्ते पर चलते हुए उसे थामे रखा। कार्ल ने तुरंत कहा, श्री मैक्मिलियन, फिलिप की वजह से ही मेरा ध्यान भटक गया है। रोमियो असमंजस में था। मिस रोजमेरी, आज मैं और श्री मैक्मिलियन फिलिप से मिलने गए थे। उसने कहा कि वह आपसे मिलना चाहता है और आपकी जान बचाने के लिए व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता है। शायद आपको पता न हो, लेकिन फिलिप बहुत जिद्दी है। एक बार अगर वह आपसे मिलने का फैसला करता है तो वह आपको निश्चित रूप से ढूंढ लेगा। फिर कार्ल ने रोजमेरी की ओर मुड़कर कहा, श्रीमान मैक्मिलियन, मुझे चिंता है कि फिलिप मिस रोजमेरी के जीवन में दखल दे सकता है। क्या हम मिस रोजमेरी के लिए उससे मिलने और उसे यह समझाने का समय तय कर सकते हैं कि उससे दूर रहने के क्या खतरे हैं? क्या वह अपनी दवा ले रहा है? मिस रोजमेरी एक डॉक्टर हैं और फिलिप उनकी बात जरूर सुनेगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, मिस रोजमेरी? रोमियो ने पूछा। ठीक है, रोजमेरी ने सिर हिलाया। उसे मुख्य रूप से इस बात की चिंता थी कि कहीं वे उसे ढूंढने न आ जाएं और परेशानी खड़ी न कर दें। अगर वह जाग जाता है तो मैं सीधे उससे मिलने जाऊंगी। अगर वह अभी भी बेहोश है तो हम मिलने का कोई और समय तय कर लेंगे, रोजमेरी ने आगे कहा। ठीक है। रोमियो की निगाहें उसके चेहरे पर ठहर गईं, फिर उसने अपना फोन निकाला और पूछा, अगर हम मिलने का समय तय कर रहे हैं तो क्या मैं आपको व्हाट्सएप पर जोड़ सकता हूं? जरूर। कार्ल ने उन्हें व्हाट्सएप पर एक दूसरे को फ्रेंड लिस्ट में जोड़ते हुए देखा और वह अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। जब समय आएगा तो मुझे अपना पता भेज देना और मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, रोमियो ने कोमल स्वर में कहा। ठीक है। होप हॉस्पिटल के ऑपरेशन रूम के प्रवेश द्वार पर ब्रोडी बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था और लगातार ऑपरेशन रूम की ओर देख रहा था। फिलिप को अंदर गए 1 घंटा हो गया था और सर्जरी की लाइट अभी भी जल रही थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और रोमियो और रोजमेरी एक साथ बाहर निकले। दोनों बेहद आकर्षक और सुडौल शरीर वाले थे, मानो एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हों। युवा मालिक। ब्रॉडी ने रोमियो के बगल में खड़ी युवती को देखा। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसके पास ज्यादा पूछने का समय नहीं था। फिलिप 1 घंटे से ऑपरेशन रूम में है। डॉक्टर ने क्या कहा? यह अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रोडी थोड़ा उदास लग रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि काश उसने फिलिप को शराब पीने से रोक दिया होता। उस व्यक्ति द्वारा भेजा गया सूप ले आओ, सुश्री कॉलिंस को देखने दो। ठीक है। हालांकि ब्रोडी को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने तुरंत सूप लाकर दे दिया। रोजमेरी ने चम्मच से सूप की बची हुई सामग्री को मिलाया और उसे एहसास हुआ कि यह एक प्रसिद्ध हृदय पोषक सूप है। लेकिन सूप का स्वाद ऐसा नहीं होना चाहिए। रोजमेरी ने ध्यान से सूंघा और उसे वाकई एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। अध्याय 22। क्या इस सूप में हॉट रिवाइव है? रोजमेरी ने ब्रोडी से पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। ब्रोडी चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ, इसे पहुंचाने वाले व्यक्ति ने कहा कि हॉट रिवाइव दिल के लिए अच्छा है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तुम सही कह रही हो। रोजमेरी को आखिरकार समस्या समझ में आ गई, लेकिन फिलिप अभी कमजोर है। ये सूप पीने से उल्टा असर हो सकता है। तो समस्या सूप में नहीं, बल्कि फिलिप की शारीरिक स्थिति में है। ब्रॉडी रोजमेरी की बुद्धिमत्ता से हैरान था। महज सूंघकर ही उसने समस्या का पता लगा लिया। तभी ऑपरेशन रूम का दरवाजा जोर से खुला और एक नर्स तेजी से बाहर निकली। श्री मैक्मिलियन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कृपया इस सर्जरी सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए। रोमियो ने उसके हाथ में रखे कागज और कलम को देखा, लेकिन उन्हें नहीं लिया। इसके बजाय उसने ठंडे स्वर में पूछा, मेरे दादाजी कैसे हैं? ओह, हालात अच्छे नहीं लग रहे। कृपया हम पर भरोसा रखें, हम आपके दादाजी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही, क्या आप कृपया इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? रोमियो ने रोजमेरी की ओर देखा और पूछा, तुम क्या सोचती हो? फिलिप की हालत अभी इतनी गंभीर नहीं है। रोजमेरी सर्जरी के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने का मतलब समझ गई थी। उसने समय देखा। मेरा इंतजार करो। उसने अपना बैग रोमियो को दे दिया, जिसने उसे ले लिया। जब रोजमेरी वहां से चली गई तो सब लोग स्तब्ध रह गए। मास्टर, ये लड़की कौन है? ब्रॉडी हैरान था। रोमियो ने उसका बैग क्यों पकड़ा हुआ था? ऑपरेशन रूम तो इधर है ना? मिस कॉलिंस उस तरफ क्यों जा रही हैं? कार्ल भी असमंजस में था। श्री मैक्मिलियन, आपके दादाजी की हालत बहुत गंभीर है। कृपया जल्दी फैसला लें। नर्स जल्दी में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोजमेरी क्या कर रही है और इलाज में देरी को लेकर चिंतित थी। रोजमेरी एक्यूपंक्चर की सामग्री लेने के लिए कैडेन के कार्यालय गई। फिर उसने नर्स से उसे रोगाणु रहित कपड़े पहनने के लिए ले जाने को कहा।
श्री मैक्मिलियन, वह नर्स दंग रह गई। क्या ये लड़की पागल हो गई थी? क्या वह खुद बुरे आदमी का ऑपरेशन करने वाली थी? बस वही करो जो वह कहती है। रोमियो के शब्द निस्संदेह रोजमेरी के लिए बहुत बड़ा सहारा थे। आगे वह जो भी कहे बस उसके निर्देशों का पालन करो। नर्स समझ गई और उसने कुछ और नहीं कहा। वह जल्दी से रोजमेरी को वहां से ले गई। श्री मैक्मिलियन, चलिए निगरानी कक्ष में चलते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। कम से कम हम ये तो देख पाएंगे कि सर्जरी कितनी आगे बढ़ चुकी है। ठीक है। रोमियो रोजमेरी का बैग पकड़े हुए आगे बढ़ गया। ऑपरेशन कक्ष में डॉक्टर ग्रेग ने रोजमेरी को देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत उसे मुख्य जिम्मेदारी सौंप दी। पिछली बार जब उन्होंने रोजमेरी के चिकित्सा कौशल को देखा था तब से वे उसके कायल थे। नर्सें स्तब्ध रह गईं। क्या इस लड़की में वाकई इतनी अद्भुत क्षमताएं थीं? क्या ये वही चमत्कारिक युवा डॉक्टर थी जिसके बारे में कल अस्पताल में अफवाहें फैली थीं? क्या वही थी जिसने फिलिप का ऑपरेशन किया था? अगर ऐसा है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। आखिरकार मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ग्रेग भी उसके सामने नाकाम हो गए थे। रोजमेरी ने सर्जरी का बाकी हिस्सा पूरा कर लिया, लेकिन मिस्टर मैक्मिलियन की सांसें अभी भी बहुत कमजोर थीं। हालात अच्छे नहीं लग रहे थे। मिस रोजमेरी, अब हम क्या करें? बाकी डॉक्टर स्पष्ट रूप से असमंजस में थे। वे कई वर्षों से चिकित्सा का अभ्यास कर रहे थे और हर तरह की बीमारियों को आसानी से संभाल सकते थे। लेकिन फिलिप की स्थिति देखकर वे असहाय महसूस कर रहे थे। इंतजार। जब रोजमेरी ने इस शब्द को निश्चितता के साथ कहा तो अन्य डॉक्टर असंतुष्ट हो गए। फिलिप की सांसें कमजोर होती जा रही हैं और हमें इंतजार करना चाहिए। किस बात का इंतजार? बचाव कार्य के लिए ये सबसे नाजुक समय है। हर पल अनमोल है। रोजमेरी को ऑपरेशन टेबल के सामने बेसुध खड़ा देखकर अन्य डॉक्टर घबरा गए। अगर आप इसे संभाल नहीं सकते तो शायद हमें डॉक्टर ग्रेग को इसे संभालने का मौका देना चाहिए। आप अभी अनुभवहीन हैं, शायद आपने इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया है। डॉक्टर ग्रेग, क्या आप कोई हल निकाल सकते हैं? हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते। किसने कहा कि मैं नहीं कर सकती? रोजमेरी ने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं, उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। वक्ता उसकी इस धृष्टता को देखकर अचंभित रह गया। अगर आप में काबिलियत है तो आगे बढ़िए। फिलिप की सांसें कमजोर होती जा रही थीं। वेंटिलेटर के अलार्म की आवाज अब और तेज होती जा रही थी। अलार्म की आवाज सुनते ही रोजमेरी ने झटपट अपनी सुई का डिब्बा खोला। सब लोग दंग रह गए। वह क्या करने की योजना बना रही थी? क्या वह पूर्वी चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करने वाली थी? ये तो ऑपरेशन रूम है। क्या आप सचमुच यहाँ एक्यूपंक्चर करने जा रहे हैं? मरीज की हालत नाजुक है, वह आपके दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपके पास कोई और तरकीब नहीं है तो एक तरफ हट जाए और समय बर्बाद करना बंद कीजिए। रोजमेरी ने बूढ़े आदमी के सिर, दिल और बाह में चांदी की सुइयां चुभोना शुरू कर दिया। पास खड़ी नर्स बुरी तरह डर गई थी। इस लड़की में बहुत हिम्मत थी, इसने फिलिप के पूरे शरीर में सुइयां चुभो दी थीं। यहाँ पूर्वी चिकित्सा के अपने अंधविश्वासों का प्रचार मत करो। अंततः एक डॉक्टर से और अधिक सहन नहीं हो सका और वह हस्तक्षेप करने ही वाला था, तभी डॉक्टर ग्रेग ने उसे डांट दिया। पर्याप्त, नर्स ने तुरंत कहा। श्री मैक्मिलियन ने कहा है कि हमें उनके निर्देशों का पालन करना है। रोमियो के आदेश पर बाकी लोग नाराज तो थे, लेकिन उन्होंने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। केवल एक बहादुर व्यक्ति ने कहा, ठीक है, तुम इसे संभालो। फिलिप के दबाव बिंदुओं में सुइयां डालने के कुछ ही समय बाद फिलिप ने खून की उल्टी कर दी। सभी लोग स्तब्ध रह गए। यहां तक कि निगरानी कक्ष में मौजूद ब्रॉडी भी चौंक गया। क्या फिलिप ठीक है? उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। फिलिप को अचानक खून की उल्टी क्यों हुई? खून की उल्टी करने के बाद फिलिप की हालत धीरे धीरे स्थिर हो गई। वेंटिलेटर ने अलार्म बजाना बंद कर दिया। सभी डॉक्टर सदमे में रोजमेरी को घूर रहे थे। रोजमेरी ने देखा कि अब समय आ गया है। उसने सुइयां निकालना शुरू किया और लापरवाही से कहा, अब वह ठीक है। चलो उसे उसके कमरे में वापस ले चलते हैं। सभी डॉक्टर जटिल भावों के साथ उसे देख रहे थे। अगर आपने सर्जरी को लेकर जल्दबाजी न की होती तो ये कुछ सुइयां ही काफी होती। रोजमेरी ने अपनी सुइयां समेटी और यह चौंकाने वाली बात कहने के बाद बाहर चली गई। सभी लोग दंग रह गए और डॉक्टर ग्रेग सबसे पहले उनकी बात समझ गए। उन्होंने उस प्रक्रिया और उन बिंदुओं को याद किया जहां उन्होंने सुइयां डाली थीं और इस पर विचार करने के बाद अचानक समझ गए। शानदार। तो बात यही थी। उन्होंने एक्यूपंक्चर का अध्ययन किया था और रोजमेरी की विधियों को समझते थे, लेकिन अन्य डॉक्टरों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वे पूछने आए,
डॉक्टर ग्रे, क्या आपको वह मिल गया? हमें बताए, उसने वह कैसे किया? श्री मैक्मिलियन। मिस रोजमेरी, वह काल सदमे में इतना खो गया कि वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। वह किस तरह की इंसान थी? यह एक ऐसी बीमारी थी जिसने सभी पेशेवर डॉक्टरों को हैरान कर दिया था, और उसने कुछ सुइयों से इसे ठीक कर दिया। क्या अन्य डॉक्टर अक्षम थे, या फिर उनकी कुशलता ही कुछ अधिक श्रेष्ठ थी? जैसे ही रोजमेरी ऑपरेशन रूम से बाहर निकली, उसने देखा कि रोमियो उसकी ओर आ रहा है। उसका बैग अभी भी उसके कंधे पर लटका हुआ था। रोजमेरी जल्दी में वहां से चली गई थी और उसने अपना बैग उसे दे दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी देर तक उसका बैग ढोएगा। अध्याय 23। फिलिप कल जाग जाएगा। अगले 1 महीने तक उसे ज्यादा खाने से बचना होगा, इसलिए आज की तरह पौष्टिक सूप अब और नहीं, रोजमेरी ने कहा। समझ गया। रोमियो ने आसमान की ओर देखते हुए सहमति जताई। चलिए मैं आपको रात का खाना खिलाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मुझे घर चलना चाहिए। अब शायद 6 या 7 बज रहे होंगे। रोजमेरी ने अपना बैग उठाया, अपना फोन चेक किया और देखा कि उसकी माँ के 2 फोन कॉल छूट गए थे। रोजमेरी ने झट से कॉल वापस किया। माफ करना माँ, मैं व्यस्त थी। रोमियो फोन पर बात कर रही लड़की को देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके चारों ओर एक असाधारण आभा थी, और अपने परिवार से बात करते समय उसकी आवाज कोमल और मनमोहक थी। ठीक है, मैं अब घर जा रहा हूँ। ठीक है, अलविदा। फोन रखने के बाद रोमियो ने धीरे से कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे एमरल्ड पार्क पर छोड़ दीजिए। मेरी कार वहां के भूमिगत गराज में खड़ी है। एमरल्ड पार्क? वह पार्क अभी निर्माणाधीन था, जनता के लिए खुला नहीं था। उसकी कार वहां क्यों खड़ी थी? और बाद में वह होली क्रॉस चर्च में क्यों थी? उसके लिए उसके सामने खड़ी लड़की एक रहस्य की तरह थी, जिसे समझना मुश्किल था। के माध्यम से देखना। मुझे पहले इन्हें लौटाना होगा। रोजमेरी ने कुछ देर पहले कैडेन के दफ्तर से एक्यूपंक्चर के कुछ उपकरण उधार लिए थे, और वह आज भी ड्यूटी पर था। एक्यूपंक्चर के उपकरण लौटाने के बाद रोजमेरी दफ्तर से बाहर निकली और दादी ग्रेस के कमरे के पास से गुजरी। वह अंदर झांकने से खुद को रोक नहीं पाए। कमरे के अंदर दादी ग्रेस अभी भी वहीं थी और उन्हें इफ ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। उनकी आंखें बंद थीं और वह नींद में बेहद शांत लग रही थीं। ये दृश्य देखकर रोजमेरी को अपने बचपन की एक प्यारी सी याद आ गई। उसे वह दोपहर याद आई जब उसने दादी ग्रेस को एक कमरे में झपकी लेते देखा था, जहां पर्दों से छनकर सूरज की रोशनी आ रही थी। बुजुर्ग महिला की सांसें शांत और नियमित थीं, बिल्कुल अभी की तरह। अचानक रोजमेरी को अपना नाम पुकारती हुई आवाज सुनाई दी और उसने मुड़कर देखा तो वहां ओल्गा और इटली हैरान खड़े थे। उन्हें अस्पताल से फोन आया था, जिसमें बताया गया था कि ग्रैनी ग्रेस के वीआईपी कमरे की अवधि समाप्त होने वाली है, इसलिए वे रात के खाने के बाद उसे नवीनीकृत कराने के लिए तुरंत अस्पताल आ गए थे। उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अस्पताल में रोजमेरी उनसे मिलेगी। ओल्गा ने सबसे पहले खुद को संभाला और बिना समय बर्बाद किए रोजमेरी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम अपने असली माता पिता के पास वापस नहीं चली गई? तुम सच में ऐसा सोच तो नहीं रही हो? ग्रेस से मिन्नतें करना कि वह तुम्हें इस शहर में रहने दे या, इससे भी बुरा, हमारे घर आकर रहने दे। भूल जाओ। रोजमेरी की उपस्थिति देखकर इटली भी उतना ही हैरान रह गया और उसने पूछा, रोज क्या हो रहा है? क्या तुम अपने परिवार के साथ वापस नहीं गई थी? ओल्गा ने घृणा भरे भाव से रोजमेरी के इरादों के बारे में तुरंत निष्कर्ष निकाल लिया। मुझे यकीन है कि वह सच में कभी गई ही नहीं। शायद उसे घर की दयनीय परिस्थितियों के बारे में रास्ते में पता चला होगा और वह वापस नहीं जा सकी। इसे सहन करने के लिए वह ग्रेस से मदद मांगने के लिए वापस यहाँ भागी आए। हताश होकर ओल्गा ने इटली से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, और वह अनिच्छा से एक बनावटी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा, स्थिति को सुझाने का प्रयास करते हुए बोला, रोज, क्या हम बात कर सकते हैं? तुम्हें कितने पैसे चाहिए? रोजमेरी ने अपने कभी करीबी रहे परिवार के सदस्यों को अब अपना असली रंग दिखाते हुए देखा और उसे थोड़ी सी हंसी भी आए। उसके होंठ हल्के से मुड़ गए। वे उसे रिश्वत देकर छुड़ाना चाहते हैं। उसे चुप देखकर इटली ने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला। ये लो, $1,00,000। इसे ले लो। पासवर्ड 1,23,456 है। इटली। ओल्गा को उसकी उदारता पर दुख हुआ। तुम उसे इतना पैसा क्यों दे रहे हो? इटली ने ओल्गा को चुप रहने का इशारा किया। अगर उन्होंने रोजमेरी को पर्याप्त पैसे नहीं दिए तो वह जाने के लिए कैसे राजी होगी? उसने कल योली का महंगा रूबी हार चुराया था और आज उसे मोटी रकम मिल रही थी। वो चली जाएगी, है ना? रोजमेरी की खूबसूरत आंखों में व्यंग्य की एक झलक दिखाई दी जब उसने उसके हाथ में बैंक कार्ड देखा।
वह चुप रही और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत कम है? ओल्गा ने असंतुष्ट होकर पूछा। मैं सलाह देती हूँ, आपको संतुष्ट रहना होगा, अन्यथा अंत में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। एटली ने बैंक कार्ड को उसके हाथ में थमा देने की कोशिश की, लेकिन रोजमेरी ने चतुराई से उसे बचा लिया। तुम क्या चाहती हो? क्या तुम ग्रेस के जागने का इंतजार करके उसे धोखा देना चाहती हो? सपने देखती रहो। ओल्गा ने कभी नहीं सोचा था कि रोजमेरी इतनी मुश्किल होगी। मैं तुम्हें बता दूं, अब से तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ग्रेस, हमसे दूर रहो। 1 अरब। रोजमेरी के होंठ हल्के से मुड़े, उसने एक एक शब्द करके कहा, मैं इस पर विचार कर सकती हूँ। तुम तो ख्यालों में खोई हुई हो। ओल्गा इतनी गुस्से में थी कि लगभग बेहोश हो गई। लड़की का पहला शब्द था, क्यों न तुम बैंक लूट लो। बैंक लूटना उतना तेज नहीं है जितना तुम लोगों को लूटना। तुम। ओल्गा ने अपना सीना पकड़ लिया, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह लड़की इतनी चालाक होगी। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। उसने बैंक कार्ड वापस छीन लिया और कहा, अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। अच्छा, तो फिर किसी को बुलाकर मुझे बाहर निकलवा दो। तुम मुझे मार डालोगी। ये तथाकथित वीआईपी फ्लो किसी को भी अंदर आने दे रहा है। ओल्गा कर्मचारियों को ढूंढने जाने ही वाली थी। रोजमेरी। अचानक एक आदमी की आवाज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। ओल्गा ने ऊपर देखा तो गलियारे के अंत में एक आदमी उसकी ओर देख रहा था। जाहिर तौर पर वह रोजमेरी का नाम पुकार रहा था। वह एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसकी शख्सियत इतनी दूरी से भी प्रभावशाली लग रही थी। रोजमेरी ने आवाज सुनी और उस तरफ देखा। रोमियो को अपना इंतजार करते देख उसने उन दोनों पर ध्यान देना छोड़ दिया और जाने के लिए मुड़ गई। वह आदमी कौन है? ओल्गा ने उत्सुकता से गलियारे की ओर देखा। क्या वह उसका पिता हो सकता है? यह असंभव है, उसके पिता की आवाज इतनी युवा नहीं हो सकती। शायद वह उसका भाई हो। उसके 5 अविवाहित भाई हैं। क्या पहले यह नहीं बताया गया था कि उसकी दादी बीमार है? हो सकता है वह भी इसी अस्पताल में भर्ती हो। क्या वे यहाँ रह सकते हैं? ओल्गा ने उन्हें गलियारे के अंत में गायब होते देखा और इटली से पूछे बिना नहीं रह सकी, इटली, हमें ग्रेस को जल्दी से दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करना होगा, अन्यथा अगर कोई उससे लगाव रखने लगा तो यह एक बड़ी समस्या होगी। इटली के मन में भी यही विचार था, लेकिन समरफील्ड में होप हॉस्पिटल के अलावा किसी भी अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं थीं। केवल यही ग्रेस को सर्वोत्तम देखभाल मिल सकती थी। ग्रेस उसे पसंद करती है। मुझे बस डर है कि ग्रेस का दिल पिघल जाएगा और वह उसे इस परिवार में वापस आने देगी। ओल्गा को 3 महीने पहले की बात याद आई जब ग्रेस को पता चला कि रोजमेरी उसकी असली पोती नहीं है, तो उसका दिल टूट गया और वह बेहोश हो गई। होश में आने पर ग्रेस ने सख्ती से ऐलान किया कि जब तक वह जिंदा है, रोजमेरी को इस परिवार से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जो भी रोजमेरी को परिवार से बाहर जाने के लिए मजबूर करेगा, उसे ग्रेस का दुश्मन माना जाएगा। बाद में जब योली घर लौटी तो ग्रेस ने उसके प्रति भी कोई दया नहीं दिखाई। उसका दिल और निगाहें केवल उस अनजान छोटी लड़की पर टिकी थीं। योली की रक्षा करने और रोजमेरी को जल्द से जल्द उसका घर ढूंढने में मदद करने के लिए ग्रेस हैरिस की जानकारी के बिना उन दोनों ने रोजमेरी की जानकारी परिवार खोज वेबसाइट पर पोस्ट कर दी। एक दिन रोजमेरी का अंततः परिवार ने फोन करके बताया कि वे उसे घर ले जाना चाहते हैं। जब ग्रेस को इस बारे में पता चला तो वह इतनी हैरान रह गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ग्रेस के घर से अनुपस्थित रहने के दौरान रोजमेरी ने चुपचाप हैरिस परिवार को छोड़ दिया। बुढ़ापे में ग्रेस की सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो रही है। वो अपनी पोती से ज्यादा एक अजनबी के साथ अच्छा व्यवहार करती है। ओल्गा ने शिकायत की, अब मुझे बस यही चिंता है कि अगर रोजमेरी नहीं गई तो कहीं वो कुछ अनुचित विचार जैसे जैकरी पेंटर को लेकर योली से लड़ना। पेंटर परिवार की आर्थिक स्थिति हैरिस परिवार की तुलना में कहीं बेहतर थी। जैकरी दयालु और समझदार था। वह योली को बहुत प्यार करता था और उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। योली न केवल खूबसूरत थी बल्कि उसका व्यक्तित्व भी सौम्य और दयालु था। यही कारण था कि वह जैकरी का दिल जीतने में कामयाब रही। इटली, क्या हम जाकर अपने प्राथमिक डॉक्टर कैडेन को ढूंढें और उनसे हमारे लिए स्थानांतरण प्रक्रिया की व्यवस्था करने के लिए कहें? हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, इटली ने आह भरी। चलो चलते हैं। रोजमेरी फोन हाथ में लिए रोमियो के पीछे पीछे चल रही थी और एक एक करके संदेशों का जवाब दे रही थी। वह दोपहर में एक नीलामी में गई थी, फिलिप की सर्जरी की थी और अभी भी उसके पास बहुत सारे संदेश थे जिनका उसने समय पर जवाब नहीं दिया था।
तभी व्हीलचेयर धकेलती हुई कोई व्यक्ति कोने से आए और लगभग रोजमेरी से टकरा गई। रोमियो ने एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया और कहा, सावधान रहना। रोजमेरी ने प्रतिक्रिया दी और उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। कार में रोमियो ने देखा कि रोजमेरी थोड़ी उदास लग रही थी, इसलिए उसने गाड़ी किनारे रोक दी। थोड़ी देर मेरा इंतजार करो। वह कार से बाहर निकला और एक मिठाई की दुकान में चला गया। कुछ ही देर बाद वह कई थैले लेकर बाहर आया। अंदर छोटे केक, ब्रेड, दूध, जूस और अन्य चीजें थीं, साथ ही कुछ प्यारी दिखने वाली मिठाइयां भी थीं। लड़कियों को ये चीजें पसंद आनी चाहिए, उसने उन्हें सौंपते हुए कहा। आज अपने दादाजी की सर्जरी करने में इतना समय लगने के कारण रोजमेरी को शायद भूख लग रही थी। रोजमेरी कुछ कहने ही वाली थी कि सामने रखे खाने को देखकर रोमियो ने आगे झुककर दूध की बोतल खोली और उसमें एक स्ट्रॉ लगा दी। रोजमेरी, मुझे भूख नहीं है। और खाओ। रोमियो ने उसे दूध पकड़ा दिया। रोजमेरी ने दूध लिया और कुछ घूंट पिए। शुद्ध दूध होने के बावजूद उसे उम्मीद नहीं थी कि यह थोड़ा मीठा होगा। दूसरी ओर, डॉक्टर कैडेन, आपका क्या मतलब है कि मंजूरी अस्वीकार कर दी गई? ओल्गा ने कैडेन न्यूटन को ढूंढा और जैसे ही उसने तबादले का जिक्र किया, कैडेन का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। ग्रेस की हालत को देखते हुए उसे होप हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए। क्या इससे बेहतर कोई अस्पताल नहीं है? एटली ने ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। होप हॉस्पिटल देश का सबसे अच्छा अस्पताल है। हम जानते हैं कि होप हॉस्पिटल के चिकित्सा मानकों को हर कोई देख सकता है, लेकिन एटली के वाक्य पूरा करने से पहले ही ओल्गा ने बीच में दखल देते हुए कहा, डॉक्टर कैडेन, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हम मेरी मां को स्थानांतरित नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि कोई उन्हें परेशान करता रहेगा और उनके ठीक होने में बाधा उत्पन्न करेगा। कैडेन ने उसे ठंडी नजर से देखा। क्या वह रोजमेरी के बारे में बात कर रही थी? सचमुच कृतघ्न। अध्याय 24। रोज ने हैरिस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन बदले में बच्चों के रूप में उन्होंने रोज के लिए क्या किया है? कैडेन ने ठंडे लहजे में पूछा, अगर तुम्हें वाकई ग्रेस की परवाह होती तो जब नज ने तुम्हें सुबह 9 बजे बुलाया था तब तुम आ जाते। तुमने अब तक इंतजार क्यों किया? हमें कुछ चीजों से निपटना था। मुख्यतः ओल्गा कुछ संभ्रांत महिलाओं के साथ स्पा में गई हुई थी और एटली अपनी कंपनी के कुछ उच्च अधिकारियों के साथ गोल्फ खेलने गया हुआ था। शाम होते होते नौकरानी ने खाना तैयार कर लिया था। जाहिर है गर्मागर्म ही खाना होता है, इसलिए वे अपना खाना खत्म करने के बाद ही जल्दी से वहां पहुंचे। क्योंकि और भी काम है। क्या आपको उस बूढ़ी औरत के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं है? कैडेन की बातें सुनकर ओल्गा और एटली को बेहद असहज महसूस हुआ। मैं स्थानांतरण के कागजात पर हस्ताक्षर कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपको ये सूचित करना होगा कि अन्य अस्पतालों में चिकित्सा संसाधन और डॉक्टर होप अस्पताल के मुकाबले कहीं भी अच्छे नहीं हैं। ग्रेस के होप अस्पताल छोड़ने के बाद मुझे लगता है कि यह एक हफ्ते भी नहीं चलेगा। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर एटली का चेहरा गंभीर हो गया। डॉक्टर कैडेन, क्या कोई और बेहतर उपाय है? जैसे कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ग्रेस के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। वहां है। ये सुनकर एटली तुरंत उत्साहित हो गया। डॉक्टर कैडेन, कृपया बताएं, मैं सुनने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। बाजार में एक ऐसी दवा उपलब्ध है जो ग्रेस की जान बचा सकती है। ठीक है, मैं नोट्स ले रहा हूं। एटली ने झटपट एक छोटी नोटबुक निकाली, अपनी जेब से एक पेन निकाला और उसका ढक्कन खोला। इसे केवल काला बाजार में ही खरीदा जा सकता है। प्रत्येक गोली की कीमत 10 लाख है और उसे इसे महीने में 2 बार लेना पड़ता है। लगातार 3 महीने तक इसका सेवन करने के बाद ही सर्जरी की जा सकती है। ये सुनकर एटली और ओल्गा ने एक दूसरे की ओर देखा। 10 लाख तो 3 महीनों में 6 मिलियन। क्या आजकल ड्रग्स इतनी महंगी हो गई हैं? ये बहुत ही दुर्लभ औषधीय सामग्रियों से बना है, इसलिए यह विशेष रूप से दुर्लभ है। एटली ने चुपचाप अपनी नोटबुक और कलम एक तरफ रख दी। तो फिर मैंने उसका तबादला न करने का फैसला किया है। हमें भविष्य में आपको और परेशान करना पड़ेगा। ग्रेस को बचाने का उनका पहला कारण ये था कि कंपनी में उसके 30% शेयर थे, जिनकी कीमत 30 मिलियन थी। लेकिन दवा की यह आसमान छूती कीमत स्पष्ट रूप से इसके लायक नहीं थी। दूसरे, ग्रेस रोजमेरी का पक्ष लेती थी। अगर वह मानसिक रूप से ठीक न होती और अपने शेयर रोजमेरी को दे देती, वे शायद उस बूढ़ी औरत से मरने से पहले एक वसीयत बनवा ले जिसमें वह अपने सारे शेयर योली को दे दे। इसीलिए वे उस बूढ़ी महिला को बचाना चाहते थे। रोजमेरी ने अक्सर संकट के समय हैरिस परिवार की मदद की थी क्योंकि ग्रेस के पास कंपनी में शेयर थे, वरना उसे इटली के जीवन और मृत्यु की कोई परवाह नहीं होती।
लेकिन हैरिस परिवार के लोग ये बात नहीं जानते थे। वे सोचते थे कि वे ही सब कुछ हैं और ट्रैंक्विल सिटी के सबसे अमीर परिवार बन सकते हैं। एटली ने चुपके से वह बैंक कार्ड जो उसने पहले रोजमेरी को दिया था कैडेन के सामने मेडिकल रिकॉर्ड में डाल दिया। कैडेन की नज़र इस छोटी सी हरकत पर पड़ गई, जिससे एटली के प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ गई। मिस्टर हैरिस, क्या आप मुझे नौकरी से निकलवाना चाहते हैं या फिर जेल में डलवाना चाहते हैं? ये जानना महत्वपूर्ण था कि चिकित्सा कर्मचारी अपने पदों का दुरुपयोग करके निजी तौर पर रिश्वत लेते थे, जो रिश्वत लेने का अपराध था। यदि रिश्वत की राशि अधिक होती तो उन्हें जेल भी हो सकती थी। डॉक्टर कैडेन, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। एटली ने झट से हंसते हुए सावधानी से कहा, हम आपसे पेशेवर नैतिकता का उल्लंघन करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये हमारी ओर से प्रशंसा का एक छोटा सा प्रतीक मात्र है। हम जानते हैं कि आप हाल ही में कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस पैसे का उपयोग आप कुछ स्वास्थ्य पूरक खरीदने के लिए कर सकते हैं। जी हाँ डॉक्टर कैडेन, बस इसे ले लीजिए, इसे ले जाओ। कैडेन ने एक पल भी नहीं सोचा, उसका लहजा उदासीन था। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं स्वाभाविक रूप से मेहनती हूं और तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम अब जा सकते हो। डॉक्टर कैडेन, ओल्गा और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एटली ने झट से कार्ड वापस ले लिया और हंसते हुए कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर डॉक्टर कैडेन को भविष्य में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी बता देना। अगर रोज न होती तो कैडेन ने उन्हें बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया होता। डॉक्टर कैडेन का स्वभाव वाकई बहुत गुस्सैल है। परामर्श कक्ष से बाहर निकलते हुए ओल्गा ने टिप्पणी किए बिना नहीं रह सकी, ज़ैकरी को देखो, वह अमीर लड़का है लेकिन कितना पढ़ा लिखा है। वह एक प्रतिभाशाली डॉक्टर है जिसे बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार मिला है, इसलिए उसका अहंकार समझ में आता है। इसी सिलसिले में डॉक्टर कैडेन ने बताया कि किसी ने उनसे ग्रेस की हालत पर विशेष ध्यान देने को कहा है। जरूर पेंटर परिवार ही होगा, है ना? अपने व्यापक संपर्कों के कारण ज़ैकरी परिवार, केवल वही लोग ग्रेस की हालत में मदद कर सकते थे। इसके अलावा ज़ैकरी और योली की सगाई हो चुकी थी। ये पेंटर परिवार ही होना चाहिए। और कौन हो सकता है? हमें किसी न किसी समय उनका धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन ग्रेस को दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित करने में असमर्थता से थोड़ा निराश महसूस करते हुए एटली केवल उसे यहीं अपना इलाज जारी रखने की अनुमति दे सकता था। एटली, क्या लड़की पहले इसी दिशा में गई थी? अचानक ओल्गा को कुछ याद आया। मुझे याद है कि वहां के वार्ड काफी महंगे हैं। इस मंजिल का आधा हिस्सा आम वीआईपी के लिए था और बाकी आधा हिस्सा उच्च श्रेणी के वीआईपी के लिए। ग्रेस को नियमित वीआईपी श्रेणी में रहने की अनुमति इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने पेंटर परिवार के बारे में बात की थी। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि पेंटर परिवार ने उनकी मदद की थी। लेकिन शीर्ष श्रेणी के वीआईपी की कहानी अलग थी। हर कोई जिसके पास पैसा हो वह इसे वहन नहीं कर सकता था। वह लड़की वहां रहने का खर्च कैसे उठा सकती थी? वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं जानती थी। माता पिता। तभी एक मधुर आवाज सुनाई दी, योली, तुम कैसे आए? पीछे मुड़कर देखने पर ओल्गा ने पाया कि न केवल उसकी बेटी आई थी बल्कि ज़ैकरी भी साथ आया था। ज़ैकरी का रूप रंग और स्वभाव बहुत अच्छा था और ओल्गा उससे और भी ज्यादा संतुष्ट हो रही थी। ऐसे दामाद को पाकर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। जैक, तुम भी आ गए। उन्हें देखते ही ज़ैकरी ने विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। हेलो हेलो। एटली ने गर्मजोशी से अभिवादन का जवाब दिया। क्या आप दोनों डेट पर नहीं गए थे? आप अस्पताल में क्यों हैं? हम फिल्म देखने जा रहे थे, लेकिन मुझे हमारी नौकरानी से पता चला कि अस्पताल से फोन आया है, इसलिए मैंने सोचा कि ग्रेस के साथ कुछ हुआ है और मैं उसे देखने आ गई। ज़ैकरी ने अभी तक संदेश नहीं भेजा है और वह अभी तक गया नहीं है। मुझे घर पर, अभी भी हमारे दरवाजे पर। तो वे एक साथ आ गए। पापा, मम्मी, दादी कैसी हैं? योलांडा सबके सामने बड़ी चतुराई से अभिनय कर रही थी। अपनी पक्षपाती दादी के प्रति तिरस्कार के बावजूद वह अपनी भूमिका बखूबी निभाना जानती थी। मुझे लगता है मैंने अभी अभी अपनी बहन को नीचे देखा था। वीआईपी लिफ्ट से एक जानी पहचानी आकृति बाहर निकल रही थी, लेकिन वह उसे ठीक से देख नहीं पाई। जब उसने रोजमेरी का जिक्र किया तो ज़ैकरी चौंक गया। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि रोजमेरी अपने जैविक परिवार के पास लौट गई है? वह यहाँ क्यों थी? ओल्गा और एटली दोनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसके बारे में अभी बात न करें। तुम्हारी दादी ठीक है। अस्पताल वाले बस हमसे कुछ अतिरिक्त शुल्क मांग रहे थे। चूंकि तुम यहाँ हो तो क्यों न अंदर जाकर उनसे मिल लो। शायद तुम्हारी देखभाल और प्यार से कुछ फर्क पड़ जाए। उसे कुछ ताकत दो। ज़ैकरी और योलांडा ने एक दूसरे को देखा और फिर हाथ में हाथ डालकर वार्ड में चले गए।
बिस्तर पर लेटी ग्रेस सिर्फ हड्डियों का ढांचा थी, बेहद कमजोर दिख रही थी। योलांडा की आंखों में आंसू भर आए। मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी और दादी इतनी कमजोर हो गई हैं। सच तो यह है कि उसके 2 दिन का अनुमान सटीक नहीं था। उसे आए हुए काफी समय हो गया था। दादी को इस तरह क्यों सहना पड़ता है? सारा दर्द मुझ पर क्यों नहीं आ जाता? क्यों? उसकी आंखों में आंसू देखकर जैकरी ने झट से उन्हें पोंछ दिया। ना समझ, तुम पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी हो। मुझे डर नहीं है। जब तक दादी ठीक हो जाती हैं, मैं उनके लिए सारा दर्द सहने को तैयार हूं। उसके दयालु और दृढ़ चेहरे को देखकर जैकरी बहुत भावुक हो गया और उसके प्रति उसका प्यार और भी मजबूत हो गया। अध्याय 25। अगर मैं घर नहीं जाती तो जैकरी से शादी करने वाली महिला मेरी बहन होगी। मुझे अपनी बहन की खुशी को बर्बाद करने वाले के रूप में देखा जाएगा और इसके लिए भगवान जानबूझकर मेरे परिवार को दंडित करेंगे जिनकी मुझे परवाह है। अगर ऐसा है तो मैं अब और अमीर लड़की बनकर नहीं रहना चाहती। मैं जैकरी से शादी भी नहीं करना चाहती। आप एक हैरिस हैं और हैरिस परिवार में वापस जाना आपका कर्तव्य है। मुझसे शादी करना हमारी सगाई की वजह से था। आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। जैसे ही रात हुई, रोमियो की कार ट्रैफिक के बीच से तेजी से एमरल्ड पार्क की ओर बढ़ रही थी। इस दौरान उनका फोन लगातार बजता रहा। उन्होंने पहली बार कॉलर आईडी पर नजर डाली, फिर स्टीयरिंग व्हील पर लगे बटन को दबाकर कॉल काट दी। लेकिन दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। बार बार फोन करने पर भी ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हार मान ली हो। कृपया मुझे आगे वाले दरवाजे पर उतरने दीजिए। रोजमेरी को लगा कि उसकी मौजूदगी की वजह से रोमियो को फोन पर बात करने में दिक्कत हो रही है और वह उतरने ही वाली थी, तभी उसने रोमियो को ये कहते हुए सुना, यह एक परेशान करने वाला फोन है। लगातार परेशान करने वाली कॉल आती रही। अंततः कार में रोजमेरी को सहज महसूस कराने के लिए रोमियो के पास अपने ईयरफोन लगाने और कॉल का जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रोमियो, तुमने आखिरकार मेरा फोन उठा ही लिया। फोन के दूसरी तरफ से सेरेना फूट फूट कर रो रही थी। मुझे सच में नहीं पता था कि मेरे जाते ही आपके दादाजी को इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी। ये जानबूझकर नहीं था। मैंने सुना था कि सूप में हॉट रिवाइव मिलाने से हृदय रोग के इलाज में बहुत फायदा होता है। इसलिए मैंने सावधानीपूर्वक ऐसा किया। मैंने हॉट रिवाइव मिलाकर सूप बनाया और उसे दे दिया। सोचा था कि इससे आपके दादाजी को आराम मिलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इससे उनकी हालत और बिगड़ जाएगी। ये सब उस दवा विक्रेता की वजह से हुआ जिसने मुझे धोखा दिया। मुझे दवा बेच दी गई और मैंने उसे चेक नहीं किया। मैं बेवकूफ बन गया। अगर मुझे पता होता कि दवा में कुछ गड़बड़ है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं खरीदता और तुम्हारे दादाजी को तो बिल्कुल भी नहीं देता। रोमियो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं सोचता हूँ आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और आपके दादाजी मेरे अपने दादाजी हैं। मैं उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम बात खत्म कर चुकी हो? रोमियो में उसकी सिसकियां सुनने का धैर्य नहीं था। उसके बाद खत्म करते ही उसने फोन काट दिया। ईयरफोन उतारने के बाद रोमियो गाड़ी चलाता रहा। उसने अपनी नजर के कोने से देखा कि रोजमेरी थोड़ी असहज लग रही थी, तो उसने पूछा, क्या हुआ? वह व्यक्ति बहुत जोर से रो रहा था। मैं इससे सुन सकता था। हालांकि रोजमेरी को यह नहीं पता था कि वह व्यक्ति क्यों रो रहा था, लेकिन उसे लगा कि वह व्यक्ति वास्तव में दयनीय लग रहा था। मेरे दादाजी को चोट पहुंचाने वाला वही व्यक्ति माफी मांगने के लिए फोन कर रहा था, रोमियो ने धीरे से समझाया। ठीक है। रोजमेरी ने देखा कि वे एमरल्ड पार्क के पास हैं और उसने कहा, कृपया मुझे यहीं उतार दीजिए। अंधेरा हो चुका है, मैं तुम्हें गराज तक छोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं है। रोजमेरी नहीं चाहती थी कि दूसरे लोग उसकी कार देखें। उसकी नंबर प्लेट बहुत आसानी से दिख जाती थी। अगली बार वह कोई साधारण सी कार चुनेगी। क्या आपको यकीन है कि आप अकेले ही सब कुछ संभाल लेंगे? रोमियो ने देखा कि पार्क अभी पूरी तरह से बना नहीं था और रात में बहुत कम स्ट्रीट लाइटें थीं, ज्यादातर जगहें घोर अंधेरी थीं। यहां तक कि गराज तक जाने वाली सड़क भी बहुत अंधेरी थी। वह एक लड़की थी। क्या उसे डर नहीं लगता? मुझे डर नहीं है। रोजमेरी को अपने आसपास की कोई परवाह नहीं थी। वह इससे कहीं ज्यादा भयानक हालातों से गुजर चुकी थी, अनगिनत बार। वह अपनी सीट बेल्ट खोलने की तैयारी कर रही थी। मुझे समझ आ गया। रोमियो और करीब आया। उसकी मौजूदगी बेहद सुकून देने वाली थी। इतनी नजदीकी दूरी से रोजमेरी ने गौर किया कि उसके चेहरे के हाव भाव बेहद आकर्षक थे, यहां तक कि उसकी त्वचा भी अविश्वसनीय रूप से चिकनी थी। रोमियो ने अपना सिर उठाया। उसकी गहरी आंखें गंभीरता से उसकी ओर देख रही थीं। जब तुम्हें समय मिले तो मुझे बता देना। जरूर। रोमियो सबसे पहले कार से बाहर निकला और उसके लिए दरवाजा खोला।
उसके बाहर निकलते ही उसने उसका शोल्डर बैग उसके कंधे पर टांग दिया और उसे वो सामान पकड़ा दिया जो उसने पहले खरीदा था। अगर आज रात भूख लगे तो इसे खा लेना। रोजमेरी मना करने ही वाली थी, लेकिन उसकी आंखों में देखकर उसने फिर भी वो चीजें ले लीं। लेकिन अगले ही पल उसकी उंगलियां गलती से रोमियो के हाथ से छू गईं। उस कोमल स्पर्श ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। उसे कुछ खास महसूस हुआ। उसे सामान लेते और जाने के लिए मुड़ते देख रोमियो खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से उसे रोजमेरी कहकर पुकारा। क्या? रोजमेरी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे यह कहते हुए सुना, अभी जो लड़की थी वह मेरी प्रेमिका नहीं है। रोजमेरी असमंजस में थी। वह मदद मांग रही थी। मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानती। रोजमेरी, ठीक है, सड़क पर सावधान रहना। रोमियो की आवाज शांत थी, अगर तुम्हें डर लगे तो मैं फोन पर तुमसे बात कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। लड़की की आकृति को धीरे धीरे अपनी आंखों से ओझल होते देख रोमियो वापस कार में बैठ गया। उसके मन में बार बार उस लड़की का चेहरा उभर रहा था, जो आज्ञाकारी और निर्मम दोनों था। रोजमेरी अभी अभी भूमिगत पार्किंग स्थल में दाखिल ही हुई थी कि उसे अपने फोन की वाइब्रेशन महसूस हुई। ये रोमियो का फोन था। क्या आपको आपकी कार मिल गई? रोजमेरी को ये थोड़ा हास्यास्पद लगा। अभी अभी मिला? क्या तुम अभी तक गए नहीं हो? मैं तुम्हारे साथ जाने का इंतजार कर रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं एग्जिट बी से जा रही हूँ। रोजमेरी ने कार का अनलॉक बटन दबाया। क्या तुमने सुना? मैं अब गाड़ी चलाने वाली हूँ। ठीक है, सड़क पर सावधान रहना। फोन रखने के बाद रोमियो ने काल को फोन किया। आज रात अपना शेड्यूल खाली कर लो, मुझे कोलिंस परिवार से मिलने जाना है। ये सुनकर काल तुरंत उत्साहित हो गया। श्रीमान मैकमिलियन, क्या आप आज की घटना के कारण सुश्री सेरेना से बदला लेने जा रहे हैं? सुश्री सेरेना को कोई द्वेष नहीं रखना चाहिए। इरादे, मैं हिसाब बराबर करने वाला नहीं हूँ। तो आखिरकार आपको फिलिप के नेक इरादे समझ आ गए। क्या आप मिस सेरेना को कल अस्पताल में फिलिप से मिलने के लिए आमंत्रित करना चाहती हैं? फिलिप बहुत खुश होगा। रोमियो की निगाहें दूर कहीं टिक गईं, उसकी आवाज धीमी हो गई। मुझे मिस्टर कॉलिंस और मिसेज कॉलिंस से मिलना है। आखिरकार तुमने कॉलिंस परिवार की बेटी से शादी करने का फैसला कर ही लिया। काल के बोलते ही उसे दूसरी तरफ से नाराजगी का एहसास हुआ। वह उलझन में पड़ गया। तो यह क्या है? इसका क्या मतलब था? सगाई तोड़ रहे हैं? सगाई तोड़ रहे हो? काल का चेहरा पीला पड़ गया। मिस्टर मैकमिलियन, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? अध्याय 26। लेकिन रोमियो के लहजे से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह मजाक कर रहा हो। काल ने घबराकर कहा, श्री मैकमिलियन, सेरेना से आपकी सगाई बड़ों द्वारा तय की गई थी। अगर आप इसे आज रात रद्द करते हैं तो ये कॉलिंस परिवार को शर्मिंदा करने जैसा होगा। इससे कॉलिंस और मैकमिलियन परिवारों के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती टूट जाएगी। असली बात तो यही थी। रोमियो चुप था, बस चुपचाप कार की खिड़की से बाहर के यातायात को देख रहा था। श्री मैकमिलियन, मुझे पता है कि आपको सेरेना पसंद नहीं है। सच कहूं तो मुझे भी वो पसंद नहीं है और मुझे वो बनावटी और पाखंडी लगती है। उसकी तुलना में मुझे मिस रोजमेरी कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ये सिर्फ आपके और सेरेना के बारे में नहीं है, ये दो बड़े परिवारों कॉलिंस और मैकमिलियन के बारे में है। फिलिप के बीमार बिस्तर पर लेटे होने के बारे में सोचते हुए काल जानता था कि अगर उसे पता चला तो वह अपना आपा खो देगा। श्री मैकमिलियन, क्या आप शायद अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकते हैं? काल ने उन्हें मनाने की आखिरी कोशिश की, लेकिन रोमियो ने अपनी निगाहें घुमाते हुए लापरवाही से कहा, उपहार तैयार कर लो, हम आज रात जा रहे हैं। श्री मैकमिलियन, काल जानता था कि एक बार रोमियो ने मन बना लिया तो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, भले ही आपको कोलिंस परिवार की परवाह न हो, डेविड कोलिंस या सेरेना के साथ आपकी दोस्ती चाहे जैसी भी हो, कम से कम उस बुरे आदमी की भावनाओं के बारे में तो सोचिए। न केवल वह अपने परपोते को खो देगा, बल्कि मैकमिलियन और कॉलिंस परिवारों के बीच संबंध भी टूट जाएंगे और उसे अविश्वसनीय कहा जाएगा। वह बूढ़ा व्यक्ति इस तरह के आघात को कैसे सहन कर पाता? लेकिन रोमियो ने अपना फैसला नहीं बदला। काल जानता था कि आगे कुछ कहना व्यर्थ है, वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। श्री मैकमिलियन की सगाई का फैसला कोई नहीं करेगा। अगर बूढ़े आदमी ने उन पर दबाव डाला तो इसका उल्टा असर होगा। अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो वो सेरेना है। आज उसके व्यवहार ने मिस्टर मैकमिलियन का दिल नहीं जीता, बल्कि इसी वजह से उन्होंने सगाई तोड़ दी। अभी दादाजी को मत बताना। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं उन्हें खुद बता दूंगी। क्या श्री मैकमिलियन ने सब कुछ हो जाने के बाद फिलिप को ये खबर देने का इरादा किया था?
लेकिन सगाई टूटने जैसी खबर तेजी से फैलती है। जब फिलिप को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्से में होगा। वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि खबर धीरे धीरे फैले। फिलिप का दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक और झटका। केनेथ और लुइसा ने आखिरकार रोजमेरी के घर आने का इंतजार किया। उन्होंने उत्सुकता से उसे खाने की मेज पर बिठाया और उसकी थाली में भरकर खाना परोसा। फिलिप की हालत पर रोने से लाल आंखों वाली सेरेना ने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने झूठ बोला कि वह खाना खा चुकी है और अपने कमरे में छिप गई। उसे डर था कि अगर उसके माता पिता को पता चल गया तो वे उसके बारे में क्या सोचेंगे। रात के खाने के बाद रोजमेरी ने नहाने के लिए ऊपर जाने से पहले अपने माता पिता से थोड़ी देर बातचीत की। केनेथ और लुइसा सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक एक नौकर खबर लेकर अंदर आया। जी महोदया, श्री मैक्मिलियन यहाँ हैं। रिपोर्ट करने वाला नौकर थोड़ा घबरा गया था, क्योंकि रोमियो उच्च समाज में एक बड़ा नाम था। वह निर्मम और बेरहम स्वभाव का था। अंधकार और प्रकाश दोनों पर उसका प्रभुत्व था, और केवल वही नहीं, उसके सामने सभी सेवक सहम जाते थे। केनेथ और लुइसा ने बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखा। रोमियो, वह यहाँ क्यों था? क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसे पता था कि रोज वापस आ गई है? मामला बिगड़ गया। जल्दी करो, उसे अंदर आने दो। केनेथ थोड़ा घबराया हुआ था और उसने लुइसा से नजरें मिलाईं। अब वे क्या करने वाले थे? एरिक ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और खुद उसे अंदर ले गया। कुछ ही देर में रोमियो और उसके साथी कमरे में दाखिल हुए। आकर्षक और पैनी नजरों वाला, उसका सुगठित सूट उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप था। उनकी उपस्थिति किसी विश्वराज पर राज करने वाले राजा के समान थी। उनके प्रकट होते ही एक शक्तिशाली आभा का संचार होता था। उसके पीछे पीछे उसके कुछ साथी महंगे उपहारों का एक गुच्छा पकड़े हुए थे, जिन्हें उन्होंने नीचे रख दिया और दरवाजे के पास इंतजार करने के लिए चले गए। अब अकेला रह गया काल रोमियो के पास खड़ा था और बड़े सम्मान और शिष्टाचार का दिखावा कर रहा था। सुनो, तुम्हें काफी समय से नहीं देखा। रोमियो का स्वभाव ठंडा था और वह ज्यादा बोलता नहीं था। यहाँ तक कि उसका अभिवादन भी संयमित और गंभीर होता था। रोमियो, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? उपहारों को देखकर लुइसा ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और मुस्कुराते हुए कहा, आपका आना बहुत अच्छा लगा। उपहारों के लिए धन्यवाद। रोमियो, आओ बैठो। कोई उसके लिए एक कप कॉफी लाओ। केनेथ ने दोस्ताना लहजे में कहा। जब से तुम्हारा भाई देश छोड़कर गया है, तब से तुम हमसे मिलने नहीं आए हो। चलो आज रात मिलते हैं। रोमियो, क्या तुमने खाना खा लिया है? मैंने किया है। रोमियो ने हमेशा की तरह विनम्रता से जवाब दिया। काफी समय हो गया है, लेकिन तुम पहले से भी ज्यादा परिपक्व और स्थिर लग रहे हो। लुइसा ने उसकी ओर देखा और रोमियो को बेहद आकर्षक पाया। लंबा, सुंदर, सक्षम, वह लगभग दोषरहित था। दूसरी मंजिल पर सेरेना ने रोजमेरी के अपने कमरे में जाने के बाद अपने माता पिता से बात करने की योजना बनाई थी। इस तरह वो पारिवारिक संबंधों को मजबूत कर सकती थी और अप्रत्यक्ष रूप से यह पता लगा सकती थी कि क्या उन्हें फिलिप के बारे में पता था। परिस्थिति। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने दो नौकरानियों को रोमियो के रूप रंग के बारे में चर्चा करते हुए सुना। उनसे सावधानीपूर्वक पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि रोमियो उसके घर आया था। उसके पैर कांपने लगे और वह इतनी डर गई कि लगभग खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। मिस सेरेना। माथा जल्दी से उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी और बोली, क्या तुम ठीक हो? माथा। सेरेना ने माथा का हाथ पकड़ लिया, उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। रोमियो यहाँ है, लिविंग रूम में। आज जो हुआ उसी की वजह से वो आया होगा। अगर मेरे माता पिता को पता चल गया कि मैंने लगभग उसके दादाजी की जान ले ली थी, तो मुझे क्या करना चाहिए? घबराओ मत, पहले देखते हैं वो क्या कहता है। नहीं, उसके द्वारा सारी बात बता देने और मेरे द्वारा सच बता देने में फर्क है। सेरेना ने तुरंत अपने विकल्पों पर विचार किया और झट से बोली, मैं नीचे जाकर उससे माफी मांगूंगी। मिस सेरेना, कोई जल्दबाजी वाला काम मत करो। माथा ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, शांत रहो, पहले नीचे देखते हैं क्या हो रहा है, मेरी बात सुनो। केनेथ और लुइसा ने एक दूसरे की ओर देखा। मिस कॉलिंस, क्या वे रोज के बारे में बात कर रहे हैं? रोमियो को अच्छी जानकारी थी, क्या उसे पहले से ही पता हो सकता था कि कोलिंस की असली बेटी कोई और थी? और सेरेना तो गोद ली हुई बेटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ कहना हो। लुइसा ने पहले बोलना शुरू किया, रोमियो, ये सब अचानक हुआ, हमें तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला, ये कहानी काफी पुरानी है। रोमियो ने सोचा कि वह पिछली मुलाकात का जिक्र कर रही है। उसने सिर हिलाया और धैर्यपूर्वक उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। लुइसा ने अस्पताल में लगी आग के बारे में विस्तार से बताया, फिर कहा, हमें रोजमेरी अभी हाल ही में मिली है,
और हमने अभी तक उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है। रोजमेरी के दादा दादी को अभी भी इसके बारे में पता नहीं है। हमारा इरादा आपको या मैकमिलियन परिवार को अंधेरे में रखने का नहीं था। रोमियो को गहरा सदमा लगा। कार भी सदमे में थी। लुइसा जानती थी कि इस स्तर पर चीजों को गुप्त रखना असंभव था, इसलिए उसने कहा, एडिथ, जाओ रोजमेरी को नीचे बुलाओ। कार्ल ने मिसेज कॉलिंस की तरफ देखा, फिर रोमियो की तरफ। क्या हो रहा है? रोमियो की मंगेतर मिस सेरेना नहीं है, लेकिन मिस रोजमेरी। तो फिर इस शादी को रद्द कर देना चाहिए। रोमियो तो अपने जान पहचान वाली बेहद काबिल मिस सेरेना को भी स्वीकार नहीं करेगा, ऐसे में किसी अनजान गांव की लड़की को स्वीकार करना तो दूर की बात है। मिस सेरेना प्रतिभा और खूबसूरती दोनों में सर्वश्रेष्ठ है और राजधानी के बड़े बड़े लोगों ने उनकी प्रशंसा की है। लेकिन मिस रोजमेरी। रोमियो की निगाहें गहरी हो गईं, मानो वह किसी बात पर सोच रहा हो। नहाने के बाद जब रोजमेरी नीचे आई तो उसने अपनी मां को उसे बुलाते हुए सुना और उसने इस बारे में एक पल भी नहीं सोचा। अध्याय 27। उसके पीछे पीछे उसके कुछ साथी महंगे उपहारों का एक गुच्छा पकड़े हुए थे, जिन्हें उन्होंने नीचे रख दिया और दरवाजे के पास इंतजार करने के लिए चले गए। अब अकेला रह गया कार्ल रोमियो के पास खड़ा था, मानो वह सम्मानजनक और इसी तरह की बातें। सुनो, तुम्हें काफी समय से नहीं देखा। रोमियो का स्वभाव ठंडा था और वह ज्यादा बोलता नहीं था, यहाँ तक कि उसका अभिवादन भी संयमित और गंभीर होता था। रोमियो, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? उपहारों को देखकर लुइसा ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और मुस्कुराते हुए कहा, आपका आना बहुत अच्छा लगा। उपहारों के लिए धन्यवाद। रोमियो, आओ बैठो। कोई उसके लिए एक कप कॉफी लाओ। केनेथ ने दोस्ताना लहजे में कहा, जब से तुम्हारा भाई देश छोड़कर गया है, तब से तुम हमसे मिलने नहीं आए हो। चलो आज रात मिलते हैं। रोमियो, क्या तुमने खाना खा लिया है? मैंने किया है। रोमियो ने हमेशा की तरह विनम्रता से जवाब दिया। काफी समय हो गया है, लेकिन तुम पहले से भी ज्यादा परिपक्व और स्थिर लग रहे हो। लुइसा ने उसकी ओर देखा और रोमियो को बेहद आकर्षक पाया। लंबा, सुंदर, सक्षम, वह लगभग दोषरहित था। दूसरी मंजिल पर सेरेना ने रोजमेरी के अपने कमरे में जाने के बाद अपने माता पिता से बात करने की योजना बनाई थी। इस तरह वह पारिवारिक संबंधों को मजबूत कर सकती थी और अप्रत्यक्ष रूप से यह पता लगा सकती थी कि क्या उन्हें फिलिप के बारे में पता था। परिस्थिति। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने दो नौकरानियों को रोमियो के रूप रंग के बारे में चर्चा करते हुए सुना। उनसे सावधानीपूर्वक पूछताछ करने के बाद उसे पता चला कि रोमियो उसके घर आया था। उसके पैर कांपने लगे और वह इतनी डर गई कि लगभग खड़ी भी नहीं रह पा रही थी। मिस सेरेना। माथा जल्दी से उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी और बोली, क्या तुम ठीक हो? माथा। सेरेना ने माथा का हाथ पकड़ लिया, उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। रोमियो यहाँ है, लिविंग रूम में। वह आज जो हुआ उसी की वजह से आया होगा। अगर मेरे माता पिता को पता चल गया कि मैंने लगभग उसके दादाजी की जान ले ली थी, तो मुझे क्या करना चाहिए? घबराओ मत, पहले देखते हैं वो क्या कहता है। नहीं, उसके द्वारा सारी बात बता देने और मेरे द्वारा सच बता देने में फर्क है। सेरेना ने तुरंत अपने विकल्पों पर विचार किया और झट से बोली, मैं नीचे जाकर उससे माफी मांगूंगी। मिस सेरेना, कोई जल्दबाजी वाला काम मत करो। माथा ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, शांत रहो, पहले नीचे देखते हैं क्या हो रहा है, मेरी बात सुनो। केनेथ और लुइसा ने एक दूसरे की ओर देखा। मिस कॉलिंस, क्या वे रोज के बारे में बात कर रहे हैं? रोमियो को अच्छी जानकारी थी, क्या उसे पहले से ही पता हो सकता था कि कॉलिंस की असली बेटी कोई और थी? और सेरेना तो गोद ली हुई बेटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ कहना हो। लुइसा ने पहले बोलना शुरू किया, रोमियो, ये सब अचानक हुआ, हमें तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला, ये कहानी काफी पुरानी है। रोमियो ने सोचा कि वह पिछली मुलाकात का जिक्र कर रही है। उसने सिर हिलाया और धैर्यपूर्वक उसके आगे बोलने का इंतजार करने लगा। लुइसा ने अस्पताल में लगी आग के बारे में विस्तार से बताया, फिर कहा, हमें रोजमेरी अभी हाल ही में मिली है और हमने अभी तक उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है। रोजमेरी के दादा दादी को अभी भी इसके बारे में पता नहीं है। हमारा इरादा आपको या मैकमिलियन परिवार को अंधेरे में रखने का नहीं था। रोमियो को गहरा सदमा लगा। कार्ल भी हैरान रह गया। लुइसा जानती थी कि इस स्तर पर चीजों को गुप्त रखना असंभव था, इसलिए उसने कहा, एडिथ, जाओ रोजमेरी को नीचे बुलाओ। कार्ल ने मिसेज कॉलिंस की तरफ देखा, फिर रोमियो की तरफ। क्या हो रहा है? रोमियो की मंगेतर मिस सेरेना नहीं है, लेकिन मिस रोजमेरी। तो फिर इस शादी को रद्द कर देना चाहिए। रोमियो तो अपने जान पहचान वाली बेहद काबिल मिस सेरेना को भी स्वीकार नहीं करेगा, ऐसे में किसी अनजान गांव की लड़की को स्वीकार करना तो दूर की बात है।
मिस सेरेना प्रतिभा और खूबसूरती दोनों में सर्वश्रेष्ठ हैं और राजधानी के बड़े बड़े लोगों ने उनकी प्रशंसा की है। लेकिन मिस रोजमेरी, रोमियो की निगाहें गहरी हो गईं, मानो वह किसी बात पर सोच रहा हो। नहाने के बाद जब रोजमेरी नीचे आई तो उसने अपनी माँ को उसे बुलाते हुए सुना और उसने इस बारे में एक पल भी नहीं सोचा। वो एक पतली नाइटगाउन पहने, बालों को गेंद की तरह बांधे हुए कमरे में दाखिल हुई, जिससे तुरंत ही सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। जब कार्ल ने देखा कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि मिस रोजमेरी थी, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या वह कॉलिंस परिवार की जैविक बेटी थी जिसे उन्होंने अभी अभी खोजा था? रोमियो की आंखें थोड़ी ऊपर उठी, उसकी निगाहों में जिज्ञासा का एक संकेत था। क्या ये वही थी? क्या वह वास्तव में कॉलिंस परिवार की बेटी थी? रोजमेरी अभी नीचे आई ही थी कि उसने सोफे पर रोमियो को देखा। उसका सुंदर चेहरा, हल्की सी चमकती आंखें और होठों पर हल्की सी मुस्कान। यह आदमी उसके घर में कैसे आ गया? रोजमेरी की आंखों में हैरानी झलक रही थी। माँ, क्या आपने मुझे बुलाया था? आओ रोज, मेरे साथ बैठो। लुइसा ने अपनी बेटी को प्यार से बैठने के लिए कहा। मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, ये रोमियो है। सालों पहले हमारे परिवार कॉलिंस और मैक्मिलियन ने शादी का समझौता किया था। तो तकनीकी रूप से रोमियो तुम्हारा मंगेतर है। रोजमेरी पूरी तरह से भ्रमित और स्तब्ध थी। क्या मंगेतर? ये कौन सा युग है? क्या आज भी विवाह समझौते जैसी कोई चीज होती है? ये हमारी जैविक बेटी है जिसे हमने अभी अभी पाया है। रोजमेरी कॉलिंस, लुइसा ने रोमियो से परिचय कराया। रोमियो की निगाहें थोड़ी नर्म पड़ गईं। तो ये वही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो कॉलिंस परिवार से है। कार्ल को भी अचानक एहसास हुआ, तो मिस रोजमेरी कॉलिंस परिवार से हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अस्पताल में लोगों की जान बचाने की हिम्मत की और सुजाना को घुटनों पर लात मारने की हिम्मत की। पता चला कि उसका बैकग्राउंड काफी प्रभावशाली था। सेरेना दूसरी मंजिल से छुपकर बातें सुन रही थी। पहले तो उसे लगा कि रोमियो अपने दादाजी के मामले के कारण उससे मिलने आया है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह रोजमेरी के लिए यहाँ आया होगा। गुस्से में उसके नाखून हथेली में गहरे धंस गए। आखिर इस रोजमेरी को यहाँ आना ही क्यों था? रोजमेरी को इस परिवार में वापस क्यों आना पड़ा? उसे अपनी सारी चीजें छीनने की क्या जरूरत थी? तो श्री मैक्मिलियन आज यहाँ किस लिए आए हैं? रोजमेरी ने अपने सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा। उसे उसका उद्देश्य समझ नहीं आ रहा था। रोमियो ने लड़की की चमकदार और निर्मल आंखों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि मेरी मंगेतर अभी अभी अपने परिवार के पास लौटी है, इसलिए मैं उससे मिलने के लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। रोमियो को देखते हुए कार्ल की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। श्री मैक्मिलियन, क्या आप सगाई तोड़ने के लिए यहाँ नहीं आए थे? यह मुलाकात में कैसे बदल गई? क्या विवाह समझौते में शामिल व्यक्ति मिस रोजमेरी थी, इसलिए आपने अपना मन बदल लिया? आपने बहुत जल्दी अपना मन बदल लिया। हालांकि बाहरी दुनिया में रोमियो के बारे में यह अफवाह फैली हुई थी कि वह निर्मम, क्रूर और बेरहम है, लेकिन वर्षों के अनुभव के बाद लुइसा उसके चरित्र से बहुत प्रसन्न थी। वह जानती थी कि यह व्यक्ति विनम्र, सक्षम और जिम्मेदार है। अन्य बातों को छोड़ दे तो केवल उनकी शक्ल, सूरत, धन दौलत और काबिलियत को देखकर ही वह सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ थे। उनका कोई मुकाबला नहीं था। अगर रोज उससे शादी कर लेती तो उसका आने वाला जीवन निश्चित रूप से सुखमय और चिंतामुक्त होता। रोजमेरी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके सामने खड़ा आदमी उसका मंगेतर होगा। अध्याय 28। मेरे दादाजी आपसे मिलना चाहते हैं। रोमियो ने रोजमेरी की ओर देखा। उसकी मोहक आवाज कोमल लेकिन दिलकश थी। आप कब खाली हैं ताकि हम साथ में उनसे मिलने जा सकें? अगर मेरी मंगेतर के रूप में जाने में आपको असहजता हो रही है, तो आप कोलिंस परिवार की ओर से थोड़ी सहानुभूति दिखा सकती हैं, रोमियो ने आगे कहा। वाह, क्या शानदार विचार है। केनेथ ने रोमियो के इतने होशियार होने की उम्मीद नहीं की थी। हाँ, आप कोलिंस परिवार की ओर से कुछ स्नेह दिखाते हैं। लुइसा ने भी यही बात दोहराई। रोजमेरी ने सोचा, तो किसी ने मेरी राय नहीं पूछी। रोज, तुम्हें कल फिलिप से मिलने जाना चाहिए। तुम 2 दिन से घर पर हो, अब तो समय आ ही गया है। आखिरकार शादी का प्रस्ताव तो उन्होंने ही रखा था और रोमियो वाकई में बहुत ही आकर्षक लड़का है। वह बुजुर्ग अभी भी अस्पताल में भर्ती है और कहा जा रहा है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। युवा पीढ़ी होने के नाते उसे उससे मिलने जाना चाहिए और अपना स्नेह दिखाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही, जाकर मिलो, केनेथ ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ उपहार भी ले जाना। उपहारों की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी उपस्थिति ही काफी है। रोमियो की आवाज स्पष्ट थी। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात है। हम शिष्टाचार का पालन करना नहीं भूल सकते, केनेथ ने जोर देकर कहा।
तो फिर इसे मुझ पर छोड़ दो। रोमियो ने रोजमेरी की ओर नरमी से देखा। हम समय का निर्धारण बाद में कर लेंगे। अपने माता पिता की आशा भरी निगाहों को देखकर रोजमेरी अंततः मान गई। ठीक है, वह बस फिलिप के स्वास्थ्य की जानकारी लेगी। आखिरकार कुछ दिन पहले ही तो उसने फिलिप का बिना शर्त भुगतान का चेक स्वीकार किया था। रोमियो ने कुछ शब्द लापरवाही से कहे और फिर बोला, मैं अब आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। क्या तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? रोमियो, तुम इतने सारे उपहार लाए हो, ये तो। इससे पहले कि लुइसा अपना वाक्य पूरा कर पाती, रोमियो ने कहा, बस एक छोटा सा तोहफा है, कृपया इसे दिल पर मत लेना। रोमियो को बाहर तक छोड़ दो। रोजमेरी अवाक रह गई। उसे बाहर तक छोड़ने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं, मिस कॉलिंस, कृपया यहीं रुकिए। रोमियो के होठों पर हल्की सी मुस्कान देखकर रोजमेरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या वह इस बात से नाराज था कि उसने उसे सिर्फ अपना पहला नाम बताया था, अपना पारिवारिक नाम नहीं? दरअसल उसने यह पारिवारिक नाम केवल 2 दिन पहले ही अपनाया था और वह अभी भी इसे अपनाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा आराम करो मेरी मंगेतर। मंगेतर, उसने इसके लिए कब सहमति दी? केनेथ और लुइसा ये सुनकर बहुत खुश हुए। ऐसा लगता है कि रोमियो रोज से काफी संतुष्ट है। ये घटनाक्रम उनकी उम्मीदों से परे है। ऊपर सेरेना खुद को और रोक नहीं पाए और दौड़कर नीचे आ गई। ऐसी जगह पर जहां उसे कोई देख न सके, वह बगीचे के रास्ते की ओर भागी। रोमियो, सेरेना को दौड़ते हुए आते देख काल ने तुरंत उसका रास्ता रोकते हुए कहा, मिस सेरेना, क्या बात है? रोमियो को जाते हुए देखकर सेरेना बहुत दुखी हुई और बोली, रोमियो, तुम्हारे दादाजी की हालत बिगड़ने में वाकई मेरी ही गलती थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शुक्रिया कि तुमने अभी अभी मुझे मेरे माता पिता के सामने शर्मिंदा नहीं किया। काल अवाक रह गया। श्री मैकमिलियन ने आपको गंभीरता से नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि वह जानबूझकर मिस सेरेना को शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। मैंने सुना है कि आपके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं उनसे मिलने जाना चाहती हूँ। कल जब आप मेरी बहन को लेने जाएं, तो क्या आप मुझे भी साथ ले जा सकते हैं? कोई जरूरत नहीं। रोमियो की आंखों में थोड़ी सी ठंडक झलक रही थी। दादाजी मेरी मंगेतर से मिलना चाहते हैं। सेरेना को उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इतनी सीधे तौर पर अस्वीकार कर देगा। उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने एक धुंधली सी उम्मीद को थामे रखा। मुझे तुम्हारी मंगेतर बनकर जाने की जरूरत नहीं है। मैं कोलिंस परिवार की प्रतिनिधि बनकर जा सकती हूँ। रोमियो, क्या मैं जा सकती हूँ? कृपया दादाजी से माफी मांग ले। उसने आशा भरी निगाहों से रोमियो की ओर देखा, यह उम्मीद करते हुए कि वह हाँ कह देगा। लेकिन रोमियो का रवैया निर्मल था, उसकी निगाहें ठंडी थीं। केवल मेरी मंगेतर ही कॉलिंस परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। उसकी निगाहें ठंडी थीं, आवाज दृढ़ थी। रोमियो, काल, सेरेना को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस नौकर ने उसे रोकने की हिम्मत कैसे की। रोजमेरी के लौटने से पहले यह आदमी उसके प्रति अत्यंत सम्मानजनक व्यवहार करता था। हम कोई हंगामा नहीं करना चाहते, काल ने रोमियो के साथ चलने के लिए मुड़ने से पहले कहा। रोमियो को दूर जाते देख सेरेना चिल्लाए, रोमियो, मानो या न मानो, मेरा दादाजी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। सच में नहीं। काल ने सोचा, क्या मिस सेरेना को लगता है कि रोमियो का ठंडा व्यवहार फिलिप के साथ हुई घटना की वजह से था? यह तो सबको स्पष्ट है कि रोमियो को उसकी परवाह नहीं थी। लेकिन मिस रोजमेरी, उसके साथ रोमियो अलग ही लगता था। बैठक कक्ष में लुइसा ने उपहारों के ढेर को देखा। रोजमेरी, ये रोमियो के उपहार हैं। आप लोग इसे संभालिए। रोजमेरी ऊपर चली गई। उसने अपने परिवार से मिलने के दौरान मंगेतर मिलने की उम्मीद नहीं की थी। चीजें उसकी सोच से कहीं ज्यादा जटिल थीं। रोमियो, बगीचे में सेरेना ने रोमियो को जाते हुए देखा और धीरे धीरे रोने लगी। माथा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मिस सेरेना, वह तो पहले ही जा चुका है। माथा, मुझे क्या करना चाहिए? सेरेना रो पड़ी। रोमियो रोजमेरी के साथ अलग तरह से व्यवहार करता है। खेल अभी शुरू हुआ है। कोई नहीं जानता कि कौन जीतेगा। माथा ने उसकी पीठ थपथपाई, तर्कसंगत बनने की कोशिश करते हुए। रोजमेरी सुंदर तो है, लेकिन वह गरीबी में पली बढ़ी है। हो सकता है कि वह रोमियो का दिल न जीत पाए। दिलचस्पी। सेरेना की आंखों में आंसू भर आए। उसे अचानक महसूस हुआ कि माथा की बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में रोमियो को एहसास हो जाएगा कि तुम ही उसकी मंगेतर बनने के लिए सबसे उपयुक्त हो। आखिरकार सेरेना बचपन से ही तरह तरह के हुनर सीखती आ रही थी। वह एक आदर्श महिला है, जबकि रोजमेरी महज एक गांव की लड़की थी। मैकमिलियन परिवार उच्च वर्ग का था। वे केवल सुसंस्कृत लोगों से ही मेलजोल रखते थे। वे सती सुंदरता वाली किसी को भी नहीं चुनते।
माथा द्वारा दिलासा दिए जाने पर सेरेना को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। रोजमेरी अभी अपने कमरे में लौटी ही थी कि उसका फोन बजने लगा। यह एक जाना पहचाना नंबर था, उस व्यक्ति ने आज उसे एक बार पहले भी फोन किया था। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से जानी पहचानी गहरी आवाज सुनी। रोजमेरी। रोमियो की आवाज गहरी और मोहक थी। मैं घर आ गया हूं। रोजमेरी ने अनायास ही पूछा, क्या चल रहा है? इस सवाल से रोमियो को हंसी आ गई। क्या उसे यह एहसास नहीं था कि वह उसे अपने ठिकाने की जानकारी दे रहा था? रोमियो हल्के से हंसा, तुमने अभी तक मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की है। उसकी यह बात सुनकर रोजमेरी को अचानक याद आया कि वास्तव में यही बात थी, मैं इसे बाद में स्वीकार कर लूंगी। आज वह इतनी व्यस्त थी कि वह इसके बारे में भूल ही गई थी। रोमियो की आवाज कोमल थी, जैसे गिटार के तारों को छेड़ा जा रहा हो। कल मैं तुम्हें किस समय लेने आऊं? दोपहर के 2। आखिरकार उसे और भी कई काम संभालने थे। जगह, मेरे घर के ठीक बाहर। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। जैसे ही रोजमेरी फोन रखने वाली थी, रोमियो ने पूछा, क्या तुम्हें चॉकलेट फ्लेवर वाला केक पसंद नहीं है? रोजमेरी ने सोचा, क्या? मैंने देखा कि आपने कार में एक निवाला भी नहीं खाया। रोजमेरी को उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उसकी पसंद नापसंद पर इतना ध्यान देगा। उसने कहा, मुझे चॉकलेट ज्यादा पसंद नहीं है। रोमियो समझ गया, तो मैं अगली बार आपके लिए दूसरे फ्लेवर की चॉकलेट लाऊंगा। रोजमेरी अवाक रह गई। आपने मेरे दादाजी की जान बचाई, इसलिए यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लाऊं। रोजमेरी ने कुछ नहीं कहा। मैं अब आपकी नींद में खलल नहीं डालूंगा। रोमियो ने विनम्रता से कहा, कल मिलते हैं, मेरी होने वाली दुल्हन। रोजमेरी चुप रही। शुभ रात्रि। रोमियो को लगा था कि रोजमेरी भी शुभ रात्रि कहेगी, लेकिन उसने बस जवाब दिया और कॉल काट दी। कितनी अनोखी लड़की है। जैसे ही रोजमेरी फोन रखने के बाद आराम करने वाली थी, उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। मुझे परवाह नहीं, मुझे अभी डिजाइन का मसौदा चाहिए, मुझे कारखाने से ओवरटाइम काम करवाना होगा। इतना बड़ा ऑर्डर है, मुझे इसे लेना ही होगा। रोजमेरी ने भौहें चढ़ाते हुए जवाब दिया, इस बार बड़ा आदमी कौन है? क्या ये फिर से उसके पिता थे? इस बार तो बात ही अलग है, तुम्हारे पापा से भी बड़ी। तुम कह सकते हो कि बातचीत बंद करो। रोजमेरी को उसकी लंबी चौड़ी बातों को सुनने का मन नहीं था। उसे एहसास हुआ कि उसके पास स्टॉक खत्म हो गया है और उसे आज की नीलामी याद आ गई। पहले बोली लगाने वाले की बोली के कारण हॉटीज हर्ब्स की उन 6 गोलियों की उसे काफी कीमत चुकानी पड़ी। अंश, अब पैसे कमाने का समय आ गया है। रोजमेरी, मैं अब डिजाइनिंग शुरू करूंगी। शानदार बॉस, आखिरकार काम शुरू हो गया। मैं कारखाने को सूचित कर दूंगा, उन्हें तैयार रहने को कह दूंगा। रोजमेरी के पास कुछ कारखाने हैं जो विशेष रूप से उनके द्वारा डिजाइन किए गए कपड़ों और एक्सेसरीज के उत्पादन के लिए समर्पित हैं। शायद उसे भी यह उम्मीद नहीं थी कि जब उसने काम से नजरें उठाईं तो सुबह हो चुकी थी। अपनी दर्द करती कलाई को सहलाते हुए उसने अंतिम डिजाइन का मसौदा भेज दिया। घड़ी में 7:30 बज चुके थे। मालिक, अगर आप हर दिन इतनी मेहनत करेंगे तो आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएंगे। आप रोमियो से भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अध्याय 29। रोजमेरी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, रोमियो, धरती का सबसे अमीर आदमी। तुम ये तो जानते ही होगे कि रोमियो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है ना? वो लगातार 3 साल से नंबर 1 पर है। मैंने सुना है कि वो हैंडसम तो है, लेकिन थोड़ा गुस्सैल भी है, कभी कभी थोड़ा डरावना भी हो सकता है। रोजमेरी ने उसकी बातों पर ध्यान न देने और उसकी बकवास सुनना बंद करने का फैसला किया। वह नाश्ता लेने के लिए नीचे गई और खाने के बाद वापस बिस्तर पर जाने की योजना बनाई। क्या आप वहां हैं? बॉस, सिस्टम सूचना, आपके संदेश को प्राप्तकर्ता द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। तुमने मुझे फिर से ब्लॉक क्यों कर दिया? सेरेना आज सुबह जल्दी उठ गई थी और माथा और होली के साथ नाश्ते पर बातें कर रही थी और हंस रही थी। जब रोजमेरी अंदर आई तो उन्होंने जल्दी से एक दूसरे की ओर देखा और अपनी हंसी को दबा लिया। श्रीमती रोजमेरी, आपका नाश्ता जल्द ही तैयार हो जाएगा। शेफ ने रोजमेरी के आने पर ध्यान दिया और बड़ी बारीकी से तैयार भोजन को प्लेटों में सजाना शुरू कर दिया। इस बीच माथा और होली ने ऐसा व्यवहार किया मानो रोजमेरी का कोई अस्तित्व ही न हो, यहाँ तक कि उन्होंने उसे एक साधारण अभिवादन करने की भी जहमत नहीं उठाई। रोज, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई हो? सबसे पहले सेरेना बोली। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अगर तुम्हें देर तक सोने की आदत है तो यहाँ आने से इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। रोजमेरी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी नजरें सलीके से तैयार किए गए स्वादिष्ट नाश्ते पर टिकी थीं। श्रीमती रोजमेरी, मैं डैनियल हूँ।
मैंने आज आपका नाश्ता तैयार किया है। हमारे पास कैनेडियन दलिया, मिल्क फिश माव, मैक्सिकन पैनकेक, आवोकाडो टोस्ट, डोरिक चीज सैंडविच, लॉबस्टर बिस्क और हाथ से बनी कॉफी और दूध है। मुझे आपकी पसंद का ठीक से पता नहीं था, इसलिए मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा तैयार किया है। आनंद लें। अगर आपको कुछ सुधार की जरूरत लगे तो बेझिझक मुझे बताएं। धन्यवाद। रोजमेरी को खाने पीने को लेकर कोई नखरे नहीं थे। वह बस जल्दी से खाना खत्म करके वापस सोना चाहती थी। हालांकि सेरेना और माथा ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अचानक बोल पड़ी, रोज, मैंने सुना है कि तुम रोमियो से मिलने जा रही हो, क्या मैं भी साथ चल सकती हूँ? रोजमेरी ने अपना चीज सैंडविच खाना बंद नहीं किया और साथ ही दूध की चुस्कियां भी लेती रही। मैं इस समय छुट्टी पर हूँ, इसलिए मेरे पास समय है। मैं आमतौर पर इतना व्यस्त रहता हूँ कि तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाता। रोजमेरी की प्रतिक्रिया न देखकर सेरेना ने आगे कहा, शायद आपको इतनी भव्यता की आदत नहीं है, आप घबरा रही होंगी। मैं रोमियो के स्वभाव और मिजाज को अच्छी तरह जानती हूँ। अगर आप गलती से कुछ गलत कह दे या कर दें तो मेरे आसपास होने से तनाव कम हो सकता है। हालांकि रोमियो मुझे खास पसंद नहीं करता, लेकिन फिलिप मुझे देखकर हमेशा खुश होता है। मुझे लगता है कि वह आपके प्रति भी दोस्ताना व्यवहार करेगा। बेशक, हमारी प्यारी मिस सेरेना बूढ़े मिस्टर फिलिप की चहेती हैं। हॉली ने रोजमेरी को घमंडी नजरों से देखते हुए कहा, मिस सेरेना के रहते अगर तुम कोई गलती भी कर दो तो मिस्टर फिलिप उसकी वजह से उसे नजरअंदाज कर देंगे। माथा को लगा कि उसकी योजना काम कर रही है, इसलिए उसने सेरेना से फुसफुसाते हुए कहा, मैं आज पहनने के लिए तुम्हारे कपड़े तैयार करने जाती हूँ। मैं रोमियो की कार में जा रही हूँ। अगर तुम्हें भी लिफ्ट चाहिए तो उससे पूछ लो। रोजमेरी ने अचानक कहा, मुझे बताने से कोई फायदा नहीं होगा। रोज, तुम सहमत नहीं हो, ये सही है। सेरेना असहज महसूस कर रही थी। रोजमेरी के सीधे इनकार से वह हैरान थी। रोजमेरी को आराम से नाश्ता खत्म करके जाते देख हॉली थोड़ी परेशान हो गई। रोमियो को तो वो बस कुछ ही दिनों से जानती है, और अभी से उसका नाम लेकर तुम्हें धमका रही है। उसे तो हद ही हो गई है। क्या वो सच में खुद को रोमियो की गर्लफ्रेंड समझती है? सेरेना ने दांत भींच लिए। रोमियो उसे कल रात लाना नहीं चाहता था, और अब रोजमेरी भी सहमत नहीं हुई। ये देहाती लड़की बस इस बात से डर रही थी कि कहीं वह सारी लाइमलाइट न छीन ले, है ना? श्रीमती सेरेना, चिंता मत कीजिए। उसे गड़बड़ करने दीजिए और फिलिप को नाखुश करने दीजिए। फिर आप फिलिप से मिलने जा सकती हैं। जब वह आप दोनों की तुलना करेगा तो उसे एहसास होगा कि आप आदर्श बहू हैं। सेरेना को ये बात तुरंत समझ आ गई। अगर तुलना न होती तो किसी को पता ही नहीं चलता कि रोजमेरी कितनी बुरी थी और वह कितनी अच्छी थी। माथा सही थी। इस देहाती को हकीकत का स्वाद चखने दो। उसे यह जानना जरूरी था कि फिलिप हमेशा नेता था और वह ऐसे संकीर्ण सोच वाले लोगों का कभी सम्मान नहीं करेगा। मुझे दोपहर के भोजन के लिए परेशान मत करो। रोजमेरी ने काम कर रही नौकरानी को ऊपर जाने का आदेश दिया, खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और सो गई। वह बहुत थकी हुई थी क्योंकि वह पूरी रात लिखती रही थी और तकिए पर लेटते ही सो गई। जब केनेथ और लुइसा उठे और उन्हें पता चला कि उनकी प्यारी बेटी ने दोपहर का खाना नहीं खाया है, उन्होंने तुरंत शेफ को बुलाया और पूछा, क्या रोज को नाश्ता ठीक से नहीं पचा? डैनियल को बुरा लगा। सुश्री कॉलिंस सेरेना की कही बातों की वजह से चली गईं, नाश्ते की वजह से नहीं। सेरेना, केनेथ और लुइसा चौंक गए, फिर जल्दी से पूछा, सेरेना ने क्या कहा? सेरेना ने वास्तव में कुछ नहीं कहा। वह बस चाहती थी कि सुश्री कॉलिंस उसे फिलिप से मिलने ले जाएं, लेकिन सुश्री कॉलिंस सहमत नहीं हुई। केनेथ और लुइसा ने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत कहा, जाओ सेरेना को बुला लाओ। जब सेरेना को बुलाया गया तो उसे उम्मीद नहीं थी कि रोजमेरी इतनी छोटी सी बात पर अपने माता पिता से शिकायत कर देगी। वह पहले से ही एक वयस्क महिला थी, लेकिन उसका व्यवहार एक बच्चे की तरह था जो खाना खाने से इनकार कर रहा हो। सेरेना तुरंत ही निशान डालना, लेकिन उसने बाहर से दयनीय चेहरा बनाने की कोशिश की, मानो उसके साथ अन्याय हुआ हो। माँ, पिताजी, मैंने अपनी बहन से कुछ भी अनुचित नहीं कहा। बस उससे पूछा कि क्या वह मुझे अपने साथ ले जा सकती है। फिलिप मुझे बहुत याद कर रहा था और मुझे मैसेज करके मिलने के लिए बुला रहा था। मैं परीक्षा की वजह से नहीं जा सकी। सेरेना ने उनके संदिग्ध चेहरे देखे और तुरंत चैट हिस्ट्री दिखाने के लिए अपना फोन निकाला। मेरे पास भी आज ही खाली समय था, इसलिए मैंने सोचा कि हम साथ जा सकते हैं। लुइसा को इस सच्चाई की उम्मीद नहीं थी। लगता है उन्होंने बात को जरूरत से ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया। सेरेना अपने मंगेतर के लिए रोज से कैसे मुकाबला कर सकती थी? उन्होंने गलती कर दी। रोजमेरी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुबह क्या हुआ था।
जब वह उठी तो घड़ी में दोपहर के 1 बज रहे थे। उसने बस नहाया और कपड़े बदले और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसे नीचे से आवाज़ सुनाई दी। रोमियो, तुम कल रात रोज के लिए इतने सारे तोहफे लाए थे और आज हमारे लिए ये तोहफे लाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अगली बार इन तोहफों की ज़रूरत नहीं है। हम सब परिवार हैं, तोहफों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने तो रोज के लिए अपने दादाजी से मिलने के लिए भी तोहफे तैयार कर रखे थे। हम ये तोहफे बिल्कुल नहीं ले सकते। हमने तोहफे तैयार करवा रखे हैं और इस बार हम तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। ये सुनकर रोजमेरी हैरान रह गई। क्या रोमियो यहाँ था? क्या वे सामने के दरवाजे पर मिलने के लिए सहमत नहीं हुए थे? वह अंदर कैसे घुस गया? कोई बात नहीं, रोज मेरी मंगेतर है, मुझे उसके लिए उपहार तैयार कर लेने चाहिए। रोमियो ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उसने रोजमेरी को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। उसके लंबे और पतले पैर कैजुअल कपड़ों में लिपटे हुए, शायद उसे पर्याप्त नींद नहीं मिली थी। उसकी खूबसूरत आंखों में उदासी की झलक थी, अधीरता। इस तरह वो काफी प्यारी लग रही थी। रोज, क्या तुम जाग रही हो? इस समय तुम्हें भूख लग रही होगी, है ना? केनेथ और लुइसा ने जल्दी से पूछा। जाने से पहले कुछ खा लीजिए, खाना तैयार है। मुझे भूख नहीं है। रोजमेरी बस जल्दी से अस्पताल जाकर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करना चाहती थी, फिर वापस आकर काम पर लौटना चाहती थी। कल सोमवार था, उसे अपने पिता द्वारा दी गई कंपनी में जाना था। उसके पास निजी मामलों के लिए ज्यादा समय नहीं था, लेकिन लुइसा को चिंता थी कि कहीं उसे भूख न लग जाए। रसोई में खाना तैयार है, तुम थोड़ा खा सकती हो, क्योंकि रोमियो यहाँ है, तुम दोनों साथ में खा सकती हो। ठीक है, रोमियो आमतौर पर कंपनी में खाना खाता है, शायद उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिला, तुम दोनों साथ में खाना खा सकते हो। इस तरह उन दोनों को जाने से पहले कुछ खाने को मिल गया। दूसरी ओर फिलिप लगातार आईने में खुद को देख रहा था। ब्रोडी, देखो मेरे बाल बिखरे हुए तो नहीं हैं, मेरे कपड़े साफ सुथरे हैं या नहीं। अध्याय 30। जब फिलिप को पता चला कि आज उसकी मुलाकात अपने पोते की मंगेतर से होने वाली है, तो वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। नौकर थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। महाराज, आपने अनगिनत बार आईने में खुद को देखा है। अगर मुझे बेहतर पता न होता तो मैं सोचता कि आप अपनी पत्नी से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। चुप रहो। फिलिप ने दर्पण को एक तरफ रख दिया और उसे जल्दी से कहा, जाकर देखो कि वे अभी तक आए हैं या नहीं। मैंने काल को पहले ही बता दिया है, जब वे रास्ते में होंगे तो मुझे मैसेज करेंगे। जैसे ही बटलर ने बोलना समाप्त किया, उसके फोन पर एक नया संदेश आया। ये काल की ओर से था। वे रवाना होने ही वाले थे, 10 मिनट में वे अस्पताल पहुंच जाएंगे। जल्दी करो, जाओ और उनका अभिवादन करो। फिलिप बेहद उत्साहित था और उसने बटलर से कहा, तुम वहां क्यों खड़े हो, जल्दी करो। आलीशान कार के अंदर रोजमेरी को थोड़ी नींद आ रही थी और जैसे जैसे कार आगे बढ़ती गई, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। सर, आगे। काल के बोलने से पहले ही उसने रोमियो को फुसफुसाते हुए सुना, चुप रहो। काल ने रियरव्यू मिरर में देखा और महसूस किया कि मिस रोजमेरी सो गई थी। जब कार धीरे धीरे रुकी तो रोजमेरी का सिर एक तरफ झुक गया और रोमियो ने धीरे से उसका चेहरा पकड़ लिया। उसका चेहरा कोमल और चिकना था, जैसे किसी अच्छे व्यवहार वाले बच्चे का। बिना मेकअप के भी वह बेहद खूबसूरत थी। वह बेदाग थी। रोमियो की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी थीं। वह उसके करीब आया और उसे आराम से सोने के लिए अपना कंधा दिया। काल की आंखें फटी रह गईं। क्या बॉस सफाई को लेकर इतना जुनूनी नहीं था? वह तो सच में एक महिला के करीब आ रहा था। यह तो बिल्कुल अकल्पनीय था। कार के बाहर इंतजार कर रहा बटलर इतना हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें मल ली, उसे लगा जैसे उसे भ्रम हो रहा हो। रोमियो सचमुच एक लड़की को अपना कंधा दे रहा था, उसे ऐसी प्रेम भरी निगाहों से देख रहा था जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। क्या बॉस के मन में इस लड़की के लिए भावनाएं थीं? ये लड़की कौन थी? रोजमेरी को पता नहीं था कि वह कितनी देर सोई थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को रोमियो के कंधे पर सोते हुए पाया। गाड़ी पहले से ही अस्पताल के गराज में खड़ी थी। क्या मैं सो गया था? उसने कार में लगी घड़ी पर नजर डाली और महसूस किया कि वह काफी देर से उसके कंधे पर झुकी हुई थी। माफ करना, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? क्या तुम कल रात देर तक सोई थी? रोमियो का लहजा जरा भी शिकायत भरा नहीं था, बल्कि कोमल था। मैं तुम्हें थोड़ी देर और सोने देना चाहता था। चूंकि मिस रोजमेरी जाग गई हैं, महोदय, आप जा सकते हैं। मैं उपहारों के साथ बाद में आ जाऊंगी। ठीक है। जैसे ही काल उपहार लाने ही वाला था, उसने रोजमेरी को ये कहते हुए सुना, मैंने उपहार तैयार कर लिए हैं। वह स्तब्ध रह गया और रोमियो की तरह आश्चर्यचकित भी।
हालांकि वह रोजमेरी को गौर से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके पास तो बैग भी नहीं था। तोहफा कहाँ है? सर, क्या आप वाकई अपने द्वारा तैयार किए गए उपहार नहीं लेंगे? कार्ल थोड़ा हैरान था। रोजमेरी की बात सुनो। रोमियो रोजमेरी के बगल में खड़ा था। दोनों सड़क पर कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। उनकी आकर्षक उपस्थिति अनगिनत निगाहों को आकर्षित कर रही थी। वार्ड में फिलिप काफी देर से इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसने दो लोगों को अंदर आते देखा। दादाजी, मैं और रोज आपसे मिलने आए हैं, रोमियो ने कहा। लेकिन फिलिप की निगाहें अपने पोते पर नहीं टिकी, बल्कि पूरी तरह से उस युवा लड़की पर टिकी हुई थी। तो तुम ही हो वो बहादुर लड़की जिसने मुझे 2 बार बचाया। फिलिप को इस लड़की के इतनी खूबसूरत होने की उम्मीद नहीं थी। पिछली 2 बार जब वह मौत के मुंह से वापस आया था तब उसे ठीक से देखने का मौका नहीं मिला था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह कितनी खूबसूरत है। वह केवल इतना ही कह सका कि रोमियो वास्तव में भाग्यशाली है कि उसे इतनी सुंदर होने वाली पत्नी मिली है। नमस्कार श्री फिलिप, रोजमेरी ने अंदर आते ही विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। वह बहुत ही सभ्य थी। मुझे मिस्टर फिलिप मत कहो, इससे दूरी महसूस होती है। हम परिवार हैं, मुझे दादाजी कहो। फिलिप उससे बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी से बोला, तुम मेरे पोते की मंगेतर हो, स्वाभाविक रूप से तुम मुझे दादाजी कह सकती हो, जैसे वह कहता है। रोजमेरी का दम घुट गया। वो और रोमियो महज संयोग से मिले थे, वे सगाई करने की स्थिति के आसपास भी नहीं थे। मैंने काल से सुना कि आप कोलिंस परिवार के एक खोए हुए रिश्तेदार हैं जो कोलिंस परिवार में लौटने ही वाले थे और उसी समय आपने मेरी जान भी बचाई। कल मैंने वह सूप पिया और मुझे तुरंत सर्जरी के लिए ले जाया गया और आपने मुझे एक बार फिर मौत के मुंह से वापस खींच लिया। तुमने मुझे 2 बार बचाया है। ये तो किस्मत का कितना अजीब मोड़ है। अगर ये लड़की न होती तो वह कब का मर चुका होता। क्या उसे अपनी भावी पोती से मिलने का मौका मिलता? और आप 18 साल से फंसे हुए हैं, आपका समय काफी कठिन रहा होगा। रोजमेरी अभी यह कहने ही वाली थी कि वह ठीक है और उसे कोई तकलीफ नहीं है, तभी उसने उसे आगे कहते सुना, कॉलिंस परिवार और मैक्मिलियन परिवार भविष्य में तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार करेंगे। रोजमेरी समझती थी कि कॉलिंस परिवार को उसके बारे में चिंता क्यों होगी, लेकिन क्या मैक्मिलियन परिवार जरूरत से ज्यादा चिंता कर रहा होगा। तुम्हारा नाम रोजमेरी है ना? अच्छा नाम है और तुम बहुत सुंदर हो, फिलिप ब्रोडी से बात करता हुआ प्रतीत हो रहा था। ब्रोडी ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। ये लड़की वाकई सेरेना से ज्यादा आकर्षक थी, बहुत ही स्वाभाविक और अनोखी। अरे, मैं लगातार बोलता ही रहा और तुम्हें बैठने के लिए कहना भूल गया। आओ बैठो बच्चे, फिलिप ने अपने बिस्तर के पास रखे डबल सोफे पर थपथपाते हुए कहा। रोमियो की आंखें चमक उठी। क्या ये सोफा नया था? इसे तो सिर्फ इसलिए खरीदा गया था ताकि वह और रोजमेरी साथ बैठ सके। उन्होंने वाकई दिल खोलकर खर्च किया था। ब्रोडी ने अजीबोगरीब हंसी हंसते हुए कहा, छोटे मालिक कृपया बैठ जाइए। रोमियो ने कोई नाराजगी नहीं दिखाए और स्वाभाविक रूप से रोजमेरी के बगल में बैठ गया। इससे फिलिप हैरान हो गया। उसके पोते की इस लड़की के बारे में राय अलग ही थी। रोज, कार्ल ने मुझे बताया कि तुमने अभी अभी हाई स्कूल पूरा किया है। क्या तुमने कॉलेज जाने के बारे में सोचा है? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रोजमेरी ने आज्ञाकारी भाव से उत्तर दिया, अभी नहीं। अच्छा, समरफील्ड कॉलेज कैसा रहेगा? मैं प्रिंसिपल को जानता हूँ। रोमियो ने विषय बदलने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या तुमने आज अपनी दवा ली है? जैसे ही दवाइयों का जिक्र आया, फिलिप की भौहें तन गईं। वो दवाइयां तो बहुत ही घिनौनी हैं। पता नहीं किसने बनाई हैं, इतनी कड़वी है कि मेरा दम घुट सकता है। सभी लोग रोजमेरी की ओर देखने लगे। रोजमेरी ने शांत भाव से कहा, मैंने कर दिखाया। फिलिप हैरान रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पोती न केवल निदान और सर्जरी कर पाएगी बल्कि दवा भी बना पाएगी। उन्होंने तुरंत अपना रुख बदल दिया। भले ही शुरुआत में ये थोड़ा कड़वा लगे, लेकिन दवा का कड़वा होना ही लाभकारी होता है। दवा लेने के बाद आप मीठा खा सकते हैं और वह बहुत मीठा लगेगा। यह मिठास ठीक वैसी ही है जैसे मेरी पोती बहू मुझसे प्यार करती है। तो फिर तुम्हें इसे ले लेना चाहिए, रोमियो ने शांत भाव से कहा। फिलिप ने कहा, ब्रोडी, मुझे दवा लाओ। मैं वैसे भी इसे लेने की योजना बना रहा था, मैं बस भूल गया क्योंकि मैं अपनी पोती बहू को देखकर इतना खुश था। क्या गजब का कहानीकार है। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।